गुरुजी तो एक सिद्ध महात्मा हैं। वे तुम्हारी इस निर्दयता को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तुम गुरुजी के सामने फूट डाल रहे हो। मारो उसे, अयोग्य बंदर। आज तुमने लगातार लोगों की जान ली है। यह तो बुद्ध के धर्म के विरुद्ध है। तांग संजी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सुन वूकोंग सिर पकड़कर रोने लगा। वह सफेद कंकाल राक्षसी ने अपने नुकीले नाखून फैला लिए थे और तांग संजी के पीछे आ गई। फिर क्या हुआ? आगे क्या होगा यह अगले अध्याय में पता चलेगा। मैं तो आधुनिक युग का एक सेल्समैन था और अचानक इस निकम्मे युद्ध मंत्री के बेटे किनफेंग के शरीर में आ गया। युवराज, कहाँ गया है वो? फिर कहीं शराब पीने गया होगा। तुम्हें क्या? फिर शराब? युवराज, महोदय, बस इतना ही? रुको, मैंने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, तुम लोगों को कुछ तो इनाम देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनाम दो। पहले तुम। युवराज, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। जल्दी करो। युवराज, युवराज, आपकी मासिक तनख्वाह हालांकि दूसरी और चौथी छोटी मालकिन ने काट दी है, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं है। पहले तुमने कम मेरी हैसियत का फायदा उठाकर धन इकट्ठा नहीं किया, मुझे इनाम दिया करते थे। सब खा गए क्या? युवराज, युवराज, आप तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। हमारा पैसा भी लूट रहे हो। तुम? युवराज, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है, मेरे पास पैसे हैं। एक नौकर भी मुझसे ज्यादा अमीर है। मूल शरीर का मालिक तो जहर से मरा था। वे उसे ही खत्म करना चाहते थे ताकि युद्ध मंत्री किन के परिवार का पतन हो जाए और ली परिवार को फायदा मिले। छोड़ो भी, पहले मुझे पैसे कमाने होंगे। अमीर बनकर सफलता की बुलंदियों पर पहुंचना ही असली रास्ता है। किनफेंग, तुम फिर क्या नया शैतानीपन कर रहे हो? बस अब खत्म। यह निकम्मा लड़का। आह, दर्द हो रहा है। यह लियू होंगयान है, मेरी दूसरी बहन। पिताजी ने इन्हें एक अनाथ के रूप में अपनाया था। एक महिला होकर भी सिर्फ 4 साल के समय में राजधानी में खड़ा कर दिया एक शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्य। सच्ची मायनों में सबसे अमीर महिला। सच में सुधरने का नाम नहीं लेते। घर में नजरबंद रहकर भी नई शैतानियां निकाल लाते हो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरे सामने बहाने मत बनाओ। आज कवि सम्मेलन है, जल्द ही शुरू होने वाला है। कविता याद की है? यह कविता मैंने 10,000 तोले चांदी में खरीदी है ताकि तुम इसे याद कर लो और आज सेजलिन अकादमी के कवि सम्मेलन में हिस्सा लो। मुझे यह मत कहना कि तुम भूल गए। क्या बकवास है? 10,000 तोले। 10,000 तोले? दीदी, तुम्हें जरूर ठगा गया है। यह कविता तो बकवास है। इससे ज्यादा खराब कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बेकार है। तुम्हें एक अक्षर भी ठीक से याद नहीं रहता। तुम्हें कविता के अच्छे बुरे का क्या पता। मेरे सामने नाटक मत करो। कवि सम्मेलन में बस इस कविता को सुनाकर आ जाना। इस बेकार कविता की कीमत 10,000 तोले है। तो मेरे दिमाग में जो प्रसिद्ध कविताएं और शब्द हैं उनकी कीमत करोड़ों में होगी। क्या सम्मेलन है यह तो बिल्कुल एक उत्तम बिक्री सम्मेलन है। मैं अमीर हो जाऊंगा। क्या बकवास बक रहे हो? यह सम्मेलन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इस पर निर्भर करता है कि तुम सेजलिन अकादमी में पढ़ाई जारी रख पाओगे या नहीं, और इससे जुड़ी है हमारे किन परिवार की प्रतिष्ठा। अगर तुमने गड़बड़ की तो पिताजी तुम्हारी खैर नहीं छोड़ेंगे। काम पूरा करके दिखाऊंगा। पैसों, मैं आ रहा हूँ। ये तो किन परिवार के बड़े बेटे हैं? कैसे तुम कवि सम्मेलन में आ भी गए? यही और लीरुई ने मेरे पिछले शरीर को मारा था।
आज का यह आयोजन दुनिया भर के विद्वानों का महासम्मेलन है। किन जैसे लोग जो सिर्फ वेश्यालय जाते हैं और एक अक्षर नहीं पढ़ सकते, अगर कोई हंसी का पात्र बने, कोई मजाक बन जाए तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी और सेज लिन अकादमी की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। जब तुम वेश्यालय में शराब पी रहे थे तब तो तुमने यह नहीं कहा था कि अकादमी की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, बल्कि मेरी तारीफ कर रहे थे और अब मानने से इनकार कर रहे हो। वेश्यालय की लड़कियों ने मुझसे शिकायत की है, कहती हैं कि चेंग भाई, तुमने पैसे दिए बिना सेवाएं ली। सच में पता नहीं चला। चेंगफा का मकसद था किनफेंग को शर्मिंदा करना, लेकिन किनफेंग ने खुलेआम वेश्यालय जाना कबूल कर लिया। यह घबराहट भरा रवैया सच में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। कौन गया वेश्यालय? किनफेंग। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने झूठ बोलना जारी रखा तो मैं प्रिंसिपल से तुम पर मानहानि का केस करूंगा। केस करने से पहले वेश्याओं का पैसा चुकता करो। हालांकि सिर्फ आधी चाय पीने भर का वक्त था। आधी चाय? लेकिन जो पैसा देना है वह तो देना ही पड़ेगा। वेश्याओं को पैसे तक नहीं देते, कितना घिनौना है तुम। कवि सम्मेलन शुरू हो गया। देख लेंगे। ठीक है, परीक्षा शुरू। पहले मैं शुरू करता हूं। समुद्र और आकाश एक रेखा में मिलते हैं, प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का संगम। मैं ऊंचाई पर चढ़कर नीले आकाश को निहारना चाहता हूं, लेकिन कहा जाता है कि एक पंक्ति 1000 सोने के बराबर है। यह कविता तो बकवास है। फेल। अगला मैं आता हूं। 7 ताबूत, ड्रैगन की शव पेटिका, सुनहरी कछुओं से घिरी। यमराज आधी रात के सपने में डर जाते हैं। सफेद कपड़े, सादा चोगा, हड्डियों के साथ सो जाते हैं। अशुभ। वापस जाओ और शोक मनाओ। यहां उपद्रव मत करो। आओ सब देखो, आज हमें जरूर सुनना चाहिए किनफेंग बाबू की उस सुंदर रचना को। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजे के सामने बड़ा पुल है, उसके नीचे बत्तखें तैरती हैं वाली बात हो। मैं भी शायद प्रारंभिक चयन में पास न हो पाऊं, लेकिन जब तक हमारे किनफेंग बाबू सबसे नीचे हैं, मैं बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं हूं। बस कविता लिखनी है ना, इतना आसान काम है। देखो तुम लोग कितने उत्तेजित हो रहे हो। अगर तुम प्रारंभिक चयन में पास हो गए तो मैं तुम्हें गुरुजी कहकर संबोधित करूंगा। अगर तुम फेल हो गए तो तुम स्कूल के गेट पर जाकर मेरे लिए घुटने टेकर कुत्ते की तरह भौंकना। कैसा रहेगा? सिर्फ गुरुजी कहने से काम नहीं चलेगा। मेरे द्वारा तुम्हारी तरफ से अदा किए गए वेश्यालय और जुए के पैसे वापस करो। तुम ठीक है, अगर तुम प्रारंभिक चयन में पास हो गए, कितने पैसे मैं तुम्हें दूंगा? 1 लाख ताइल। कितना? 1 लाख ताइल? यह आदमी पागल हो गया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस रात वह औरत इतनी खूबसूरत थी क्या कि वे गायिकाएं अप्सरा थीं जो 1 लाख ताइल के लायक हों? उस दिन की गायिकाएं तो तुम मान रहे हो? तो यह सच है। उस दिन तुम सच में बहुत ज्यादा पी गए थे। सारे बिल तुम्हारे नाम पर किए गए थे, कुल मिलाकर 1 लाख ताइल। तुम झूठ बोल रहे हो। ली गोंगजी ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, उनके पास उसे संभालने का अपना तरीका है। ठीक है, 1 लाख ताइल ही सही, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें भी मुझे 1 लाख ताइल देने होंगे। डील। अरे बर्बाद करने वाले, वह कविता तुम्हारे दाम लगाने के लिए नहीं है। 1 लाख ताइल। अगर वह श्रीमान जइए जिंशी बेचने को तैयार हो तो उससे तुम 10 कविताएं खरीद सकते हो। नहीं, मैं अभी जाकर। दीदी, पैसा खुद दरवाजे पर आ रहा है, इसे कमाने का मौका कैसे छोड़ दें? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। आजकल बाहरी बर्बर लोग बार बार आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे महान लियांग साम्राज्य की भूमि पर आक्रमण कर रहे हैं। आज मैं इसी विषय पर एक कविता लिखूंगा। देवियों और सज्जनों, कृपया ध्यान से सुने। किनफेंग, ओ किनफेंग, तुम्हारे पिता जो एक बड़े युद्ध मंत्री हैं, उन्होंने तुम जैसा निकम्मा बेटा पैदा किया है। आज मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करूंगा, ताकि आगे चलकर तुम सिर्फ मेरे पैरों तले रहने लायक रह जाओ। किन राजवंश का चांद, हान राजवंश का द्वार। हजारों मील की यात्रा पर गए योद्धा अभी तक नहीं लौटे। बस युद्ध के देवता अगर लोंगचेंग में मौजूद हों तो बर्बर घुड़सवार इन पर्वत पार नहीं कर पाएंगे। शाबाश, शाबाश। क्या बात है, बस युद्ध के देवता अगर लोंगचेंग में मौजूद हों
तो बर्बर घुड़सवार यिन पर्वत पार नहीं कर पाएंगे। जल्दी करो, इसे प्रधानाचार्य जी के पास ले जाओ। रुको, किन फेंग, क्या इस कविता का कोई नाम है? इसका नाम है सीमा से बाहर। सीमा से बाहर? बिल्कुल सटीक नाम है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? क्या यह कविता वाकई किन फेंग ने लिखी है? यह मुमकिन नहीं। तो क्या इस कविता में कितना जोश है? पिछले कवि सम्मेलन में जीतने वाली कविता भी इस सीमा से बाहर के सामने फीकी पड़ गई है। इस बार के कवि सम्मेलन पर तुमने दिल लगाया है, चुपके से एक बैकअप कविता भी तैयार कर ली। दीदी, यह सच में मैंने ही लिखी है। मुमकिन नहीं, यह जरूर तुमने चुराई हुई है। तुम नहीं कर सकते ऐसी रचना। अगर मुझे चोरी का आरोप लगा रहे हो तो सबूत लेकर आओ, वरना यह बदनामी है। याद रखना, शर्त हारने पर उसे निभाना होगा। आज रात से पहले 1 लाख तांबे के सिक्के हमारे घर के दरवाजे पर पहुंचा दो, वरना मैं तुम्हारे पिता से जाकर मांगूंगा। किन कहलाने वाले, इतना घमंड मत करो। यह तो बस प्रारंभिक परीक्षा है, आगे दूसरी और मुख्य परीक्षा भी है। अगर आगे लिखी गई कविता सीमा से बाहर जितनी अच्छी नहीं हुई तो यह साबित हो जाएगा कि तुमने सिर्फ नाम कमाने के लिए धोखा दिया है। तुमने अभी मुझे क्या कहा? तुम्हें मुझे श्रीमान कहकर बुलाना चाहिए। तुम्हें शिष्टाचार का पता ही नहीं। तुम श्रीमान कहलाने लायक नहीं हो। दीदी, हम रात तक इंतजार न करें, सीधे चेंग परिवार के यहाँ किसी को भेज दो और उसके पिता से कह दो कि उनका बेटा शर्त हारकर पैसे नहीं चुका रहा है और अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहा है। बहुत अच्छा। दीदी अभी इंतजाम करती है। रुको, चोरी का कोई सबूत नहीं है। किसने कहा कि चोरी का कोई सबूत नहीं है? यह सीमा से बाहर कविता हालांकि बेहतरीन है, लेकिन मैंने सुना है कि ये तुम्हारी दीदी लियू होंग्यान ने ईएम 10,000 तांबे के सिक्के देकर श्रीमान शिये से खरीदी है। तू यह खरगोश का बच्चा भी आ गया। आज तुम सबकी भी एक साथ बोलती बंद करूंगा। मुझे लगा था कि किन फेंग सच में बदल गया है, लेकिन पता चला कि कविता खरीदी हुई है। जो आदमी रोज कविता तक याद नहीं रख पाता, वह अचानक कविता लिखने लगा है, और वह भी ऐसी कालजयी पंक्तियां। कौन विश्वास करेगा? हाँ ना। यह उसने कैसे लिख दी? इतना गुप्त मामला तुम्हें कैसे पता? तुम शायद मेरी दीदी का पीछा कर रहे हो। मुझे समझ आ गया। पता चला तुम स्टॉकर हो। तुम कविता चोरी करने जैसा काम गुप्त ही रखना चाहिए। अगर लीरुई ने स्वीकार किया कि वह जासूसी कर रहा था तो साबित हो जाएगा कि वह बदमाश है। अगर नहीं मानेगा तो साफ है कि झूठ बोल रहा है। वह सज्जन नहीं है। किन फेंग का यह तरीका बहुत शानदार है। क्या? अब मुश्किल में फंस गए। मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, लेकिन आज तो बिल्कुल सही मौका है। दो इसी अकादमी में। श्रीमान से मिलकर प्रसन्नता हुई, सभी से मिलकर खुशी हुई। वे सब रिश्वत ले चुके हैं। अगर यह बात फैल गई तो किन परिवार की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। यह सरकारी अधिकारी देखो, चेहरा ही दोगले जैसा है। मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान दे रहा था, लेकिन तुम्हारी यह जहरीली जुबान मुझे बेरुखी पर मजबूर कर देगी। मैं इतना हंडसम हूँ, तुम्हारी दया की क्या जरूरत? तुम एक बदतमीज हो। द ग्रेट वॉल मेरी ही रचना है। तुमने रक्षा मंत्री के नाम का डर दिखाकर मुझे धमकाया और लालच दिया। पहले मैं मजबूर था, लेकिन अब श्री लीरुई हैं जो मेरा न्याय करेंगे। अब मैं तुमसे डरता नहीं। अरे किन फेंग, तुमने इतना घिनौना काम किया है। तुम अब योग्य नहीं रहे शैंगलिन अकादमी में रहने के लिए। कोई है? इसे बाहर निकालो। तुम लोग मुझे इतनी जल्दी क्यों निकाल रहे हो? तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हो? क्या डर है कि मैं तुम्हारी साजिश उजागर कर दूंगा? किन फेंग, तुमने श्रीमान की कविता चुराकर मुझे धोखा दिया और मुझसे गुरु कहलवाया। तुम बेशर्म और नीच हो। मैंने कहा था ना, यह राजधानी में मशहूर अकादमी का छात्र इतनी अच्छी कविता कैसे लिख सकता है। बिल्कुल सही। दरअसल मुझे पहले से ही शक था। किन फेंग में यह काबिलियत नहीं है। बेशर्म। दोस्तों, कृपया मेरी एक बात सुने। जैसा कि महापुरुष कहते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। गलती किससे नहीं होती। और फिर हम दोनों के पिता दोनों ही प्रधानमंत्री के अधीन हैं। मेरी एक विनती मान लो, किन फेंग को और न डांटो। ढोंग करना बंद करो। दीदी, तुम्हें समझना चाहिए। आखिरकार इंसानी चमड़ी पहने जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, बल्कि एक पशु हो सकता है। किन फेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, गलती मान लेना ही बुद्धिमानी है।
अगर तुम अभी अपनी गलती मान लो तो मैं खुद प्रिंसिपल से विनती करूंगा। मुझे यकीन है सहपाठियों को भी सुधार का मौका देना चाहिए। आलाप से दोस्त सोदर मंत्री। मौका? बढ़िया मौका है। क्यों मार रहे हो तुम? किनफिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह धोखाधड़ी सब कुछ तुमने ही किया है। अब तो एक सम्मानित जिनशी, इस बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम मुझे बचाओगे? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं भी तुम्हें एक और मौका देता हूँ। वह चुसाई कविता क्या सच में तुमने लिखी थी? किन परिवार के बच्चे? तुमने मेरी कविता जबरदस्ती खरीद ली और अब तुम पलटकर। यह कविता मैं श्री शिये ने ही लिखी है। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जिनशी को मारने की? चुप रहो। मैं रक्षा मंत्री का बेटा हूँ। तुम एक सम्मानित जिनशी होकर मुझ जैसे को अपमानित करने की हिम्मत करते हो। तुम सच में मार खाने के लायक हो। उसने एक जिनशी को मारा है। तुम साफ तौर पर कलात्मक चोरी कर रहे हो। और अब यहाँ किनफिंग, तुम्हारा यह व्यवहार हमारे शैंगलिन अकादमी का नाम बदनाम कर रहा है। मेरे दिमाग में हजारों कविताएं भरी पड़ी हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दोबारा परीक्षा में मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि असली कविता लेखन क्या होता है। लेकिन तुमने कविता खरीदकर धोखा दिया। तुम्हारे पास अब क्या अधिकार है? तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मेरे रहने जाने का फैसला करने का। परीक्षक महोदय, क्या मैं रह सकता हूँ? चूंकि श्री किन खुद को साबित कर सकते हैं तो वह दोबारा परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये कैसा वक्त है और तुम अभी भी इतने लापरवाह हो? ध्यान रखो, मैं तुम्हें सजा दूंगी। दीदी, माफ कर दो। दोबारा परीक्षा का विषय है मेहंदी का फूल। शुरू करो। एक कविता, बर्फ पर चलकर मेहंदी की प्रशंसा। कृपया सुने। मेहंदी और बर्फ बसंत की रात में झगड़ते हैं। कलम लेकर चांदनी में सफेद कोट पहने चलते हैं। मेहंदी बर्फ से 3 भाग ठंडी कम है, पर बर्फ मेहंदी की एक लकीर सुगंध बन जाती है। वाह, क्या शानदार कविता है। बर्फ पर चलकर मेहंदी की प्रशंसा। बर्फ से 3 भाग ठंडी कम, बर्फ से एक लकीर सुगंध ज्यादा। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता। सच में श्री ली आप ही हैं। आप सच में शेंगलिन अकादमी के विद्वानों के आदर्श हो। किनफिंग, क्या तुम मानते नहीं हो कि तुमने कलात्मक चोरी की है? अगर तुम में वाकई ऐसी प्रतिभा है तो क्या एक और कविता लिखने की हिम्मत है? बिल्कुल। तो अपने कुत्ते के कानों से ध्यान से सुनो। बर्फ के जंगल में यह शरीर धारण कर आड़ू और बेर की खुशबू में नहीं मिलता। अचानक एक रात सुगंध फूटती है, फैलकर बन जाती है दुनिया भर की बहार। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। बहुत खूब। सुसंस्कृत और सुंदरता की तो बात छोड़ो, बस कल्पना सुनकर ही ली रुई से कई गुना बेहतर है। ली रुई की बर्फ पर चलकर मेहंदी की प्रशंसा थोड़ी बनावटी लगती है। यह सीमांत कविता क्या सच में किनफिंग के हाथों से निकली है? क्या हुआ? क्या मेरी कविता इतनी अच्छी है कि तुम सब दंग रह गए हो? तुम साफ तौर पर कविता लिखना नहीं जानते। सच में चोरी की आदत नहीं छूटती। फिर से नकल करने गया। ऐसी संभावना भी तो है। यह दूसरे दौर में लिखनी वाली कविता भी कम नहीं है। अगर आगे की रचनाएं पहले 2 की तरह ही इसी स्तर की रहीं तो किनफिंग साहब सचमुच मोर की तरह गूंज उठेंगे, एक झटके में उड़ान भर लेंगे। चोरी? तो सुनो अच्छे से। 1000 पहाड़ों पर पक्षी उड़ते बंद, पथ सुनसान, लाख रास्तों पर मानव के चिन्ह मिट गए। एक नाव, एक बूढ़ा टोपी बरसाती में अकेला बर्फीली नदी में मछली पकड़ता है। बहुत खूब। देश टूटा, पर्वत नदियां कायम, नगर बसंत में, घास पौधे घने। समय देख फूल भी आंसू बहाते, विरह में पक्षी का मन भी व्याकुल। मिलना कठिन, विदा होना और भी कठिन, पूर्वी हवा निस्तेज, सारे फूल मुरझाए, वसंत कीट मरने तक रेशम बुनता रहता, मोमबत्ती राख होने तक आंसू बहाती है। बहुत खूब, कितनी अद्भुत है। क्या शानदार कविता है। यह कविता तो शताब्दियों तक गाई जाने वाली है। पूछता हूँ श्रीयुत शिये जिनशी, क्या ये सारी कविताएं आपकी लिखी हुई हैं? जवाब दो मुझे, है या नहीं? नहीं एसमले। इस व्यक्ति का इरादा बहुत दुष्ट है। अरे कोई है, इसे गिरफ्तार कर लो। कल इसे दलीसी कोर्ट भेज दिया जाएगा। हिरासत में लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। परीक्षक महोदय, मैं पैसे के लालच में आ गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। महोदय, तो सचमुच ये उसने नहीं लिखी थी। इस तरह प्रतिभाशाली व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाना
वह भी जिंशी बनने के काबिल? अभी श्रीयुत ली इतने विश्वास के साथ बोल रहे थे, अगर उन्हें भी सब पता था और जानबूझकर फंसाया तो वे भी इससे अलग नहीं है। तुम लोग मानते हो या नहीं? किन भाई, आपकी प्रतिभा अद्वितीय है, अतुलनीय, अद्भुत। मैं ली आपकी प्रशंसा करता हूँ। पूछना चाहूंगा, क्या मैं अगले दौर में चुन लिया गया? किन फेंग। श्रीयुत चेंग, गुरु को प्रणाम करने का तरीका भी नहीं आता। किन फेंग, तुम सीमा मत। बेशर्म, जरा सी भी तहजीब नहीं है। मैं तो आपके पिताजी से पूछना चाहूंगा, क्या गुरु का अपमान करना, नाव पर जाकर मनोरंजन करो और पैसे न दो, दाम हारो तो हार मानो, क्या यह एक छात्र को शोभा देता है? अगर पिताजी को इस बात का पता चल गया तो वे मेरी खाल नोच देंगे। धिक्कार है तुझे किन फेंग। गुरु को प्रणाम। ढोंग, गुरु बनाने में घुटने नहीं टेकते तुम। शेंगलिन अकादमी हमेशा गुरु का सम्मान सिखाती है। तुम इतने दुर्व्यवहारी हो, डर है कि अकादमी तुम्हें नहीं रखेगी। छात्र चिंगफा गुरुजी को प्रणाम करता है। छात्र चिंगफा गुरुजी से मिलने आया है। मेरे प्यारे शिष्य, वह 1 लाख तैल याद रखना, मेरे आवास पर पहुंचा देना। एक बार गुरु, जीवन भर पिता। तुम्हें अच्छे से सुनना होगा, नहीं तो गुरु तुम्हारी पतलून उतारकर सबक सिखाएगा। इतनी छोटी उम्र में क्या बूढ़े पंडित बन रहे हो? बनाने की क्या जरूरत है? क्या यह प्रभाव तुमने नहीं बढ़ाया? बेशर्म। भौंकने वाले कुत्ते तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन काटने वाला मेंढक आज पहली बार देखा। कमाल है। अगली बार तरीका अच्छा रखना, नहीं तो लगेगा तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है। किनफेंग, तुम जल्दी खुश मत हो। मुझे खुश होने की क्या बात है? बस एक मंदबुद्धि को हराया है, बस। तू मरना चाहता है? तू मरना चाहता है? दूध पीते बच्चे से भी कम ताकत है। तू हाथ उठाने की हिम्मत करता है? उसे छोड़ दो। यह सिर्फ एक चेतावनी है। अगली बार फिर ऐसा किया तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। छोटे फेंग, चलो हम चलते हैं। चलो। क्या उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? अगर यह बात मेरे पिता को पता चली तो वे मुझे मार डालेंगे। जल्दी मत करो, मैं उसके रास्ते में। वो मरकर रहेगा। वे कविताएं क्या सच में तुमने लिखी थी? दीदी, मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, तुम्हें नहीं। तुम जानती हो उस काम के लिए मैंने कितनी मेहनत की। पहले दीदी का संरक्षण और लाड था, मैं बस शांति से रहना चाहता था। लेकिन दीदी को देखकर रोज मेरे लिए इधर उधर भटकते, मुझे दिल से दुख होता है। इसलिए मैंने तय किया कि मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अरे तू आखिरकार समझा। क्या छुप रहे हो? दीदी, नासमझी पर तो मार पड़ती है, समझदारी पर फिर भी मारोगी? दीदी, पीछे कौन है? नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तुम जानने लायक नहीं हो। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, तुम लोग सपने में भी मेरे भाई के एक बाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कौन हिम्मत करता है मेरे किन परिवार को छूने की? फिर से हिले तो मेरी तलवार आंख नहीं देखेगी। चौथी बहन, तुम आ गई। चौथी बहन जिंग कियानियंग दालियांग की पहली महिला योद्धा देवी। दीदी राजधानी की पहली महिला करोड़पति हैं और वे दोनों देवताओं जैसी सुंदर हैं। पिताजी रक्षा मंत्री हैं, उनके पास बड़ी सेना है, सब देवताओं जैसे हैं। चौथी बहन, तुम आ ही गई। तुम लोगों की लग गई, मेरी चौथी बहन आ गई हैं। देखते हैं कौन हिम्मत करता है मुझे मारने की।
बदमाश लड़के। छोड़ो भी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझे छोड़ दो, वरना चौथी दीदी, तुम तो बहुत जबरदस्त हो और इतनी सही वक्त पर आई। मेरी तुम्हारे प्रति श्रद्धा उफनती हुई पीली नदी के पानी की तरह है, जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे क्या तू चाहता है कि मैं तुझे जमीन पर दबोचूं और रगड़ूं? चौथी दीदी, तुम्हें कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? तुम लोग देर तक घर नहीं लौटे तो देखने आ गई। हाल ही में जिससे मेरी दुश्मनी हुई है वह सिर्फ लीरुई है। उसने पूरी सोच समझकर मुझे मार डालने की कोशिश की। क्या यह सच में सिर्फ दरबारी साजिशों की वजह से है? नाकारा चीज, तू वापस आने की हिम्मत भी करता है? मैंने बार बार कहा है कि तू बाहर मटर गश्ती करने नहीं जाएगा। तूने अपने पिता की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। पिताजी, आप जंगली जानवर भी अपने बच्चे को नहीं खाते, तो मेरी जान बख्श दो। मैं किन हार मांस के टुकड़े से तुझ जैसा काया पैदा कर बैठा। बस अब बुढ़ापे की इज्जत भी गई। यह मैंने ही छोटे फेंग को महल से बाहर ले जाकर उस शेंगलिन अकादमी के कवि सम्मेलन में भेजा था। अब ये सिर्फ कवि सम्मेलन में जाने का मसला नहीं रह गया है, बस औरतों के पीछे छुपना जानता है। जरा सी भी मर्दांगी नहीं है। हाँ, मुझ में मर्दानगी नहीं है तो क्या हुआ? आप गुस्सा शांत करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसकी बातों पर ध्यान न दें। आप तो हमेशा से चाहते थे कि छोटा फेंग कुछ बन जाए ना। अब तो वह शेंगलिन अकादमी में मशहूर हो गया है। उसकी वह द ग्रेट वॉल कविता ने तो अकादमी के परीक्षकों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। हों ज्ञान, तू भी कब से अपने पिता को बेवकूफ बनाने लगी? बेटी ने जो कहा वह हर शब्द सच है। आज छोटा फेंग ने कविता से क्वान लोगों को भी हरा दिया और पहला स्थान हासिल किया। इस जन्म में क्या बेटी ने कभी आपसे झूठ बोला है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। छोटा फेंग, भले ही उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसकी एक द ग्रेट वॉल कविता ने हमारे किन परिवार का नाम रोशन कर दिया है। दूसरी दीदी, ऐसी कौन सी कविता है जिसने तुम्हें इतना प्रभावित किया? तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। किन के चांद, हान के दुर्ग, हजारों मील के अभियान से लौटे नहीं योद्धा। काश लोंगचेंग के उड़ने वाले सेनापति होते, तो हुन घोड़े यिन पहाड़ न पार कर पाते। कैसी लगी? नामुमकिन। बस उसकी उस गुंडे जैसी शक्ल सूरत देखो। क्या वह ऐसी भव्य कविता लिख सकता है? मेरे जैसे किन तियानों के पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने लगा होगा। तो क्यों न हम वापस जाकर पूर्वजों की कब्र देख आएं, जरूर धुआं निकल रहा होगा। ये सच है, अकादमी में मौजूद सभी ने सुना है। अब तो शायद यह कविता राजधानी के हर कोने में फैल चुकी होगी। क्या ये सचमुच तुमने लिखी है? शायद दिल्ली के मशहूर कवि भी ऐसा नहीं लिख पाए होंगे। बेटी ने खुद देखा है। पहले मुझे भी लगा था कि उसने पैसे देकर खरीदी होगी, लेकिन अगर किसी और ने लिखी होती तो वह खुद इसे प्रकाशित करके पहले ही मशहूर हो गया होता। उसे बेचता क्यों? अरे तू कब से इतना होशियार हो गया? ये कैसे संभव है? नहीं, अगर तुम में ऐसी प्रतिभा होती तो पहले क्यों नहीं दिखाए? क्या तुम अपने पिता को झूठ बोल रहे हो? यह कविता कहाँ से लाई? पिताजी, मैं कहता हूँ यह मैंने सपने से लाई है। क्या आप मानेंगे? जब से आपका बेटा मैं उस दिन पानी में गिरा, तब से जैसे फीनिक्स पक्षी हूँ। पुरानी बातें याद आती हैं, किए हुए सारे गलत काम, दिल दुखता है। इसलिए तय किया कि मेहनत करूंगा, लगन से काम करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, रोज तरक्की करूंगा, जल्द से जल्द हमारे किन परिवार के लिए सम्मान लाऊंगा। अब मैं शेंगलिन अकादमी के कवि सम्मेलन में पहुंच गया हूं। यह बात झूठी नहीं हो सकती। पिताजी, छोटे फेंग पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। जब से आपने उसे घर में रोका, वह रोज स्टडी रूम में मेहनत करता है ना छोटे फेंग? हाँ, मेरी दीदी ने खुद गवाही दी है, फिर क्या संदेह है? हमारे किन परिवार जैसा थोड़ा लगता है। सीमा पर युद्ध की स्थिति तनावपूर्ण है। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तुम शांति से रहो।
पिताजी, कहीं आप उत्तरी जनजातियों के मामले से परेशान तो नहीं? उत्तरी जनजातियों के बर्बर बार बार हमारी सीमाओं को परेशान कर रहे हैं। इससे हालात बहुत खराब हो गए हैं। दरबार में इस मामले पर लगभग बवाल हो रहा है। महाराज सेना क्यों नहीं भेजते? उत्तरी जनजातियों की सेना मजबूत है, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण। हमारे दाल यांग के पास चाहे 10 लाख सैनिक हों, शायद फायदा न हो। वित्त मंत्रालय और कुछ अन्य बड़े अधिकारी भारी नुकसान के डर से सैन्य कार्रवाई में जोरदार हस्तक्षेप कर रहे हैं। पिता की इच्छा है पर शक्ति नहीं। मेरी राय में तो उनकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं। वित्त मंत्रालय के उन पुरातनपंथी अधिकारियों की जो रोज सिर्फ गुटबाजी करते हैं, किसी काम के नहीं। बस सम्राट से कह दो कि उन्हें सख्त सबक सिखाएं। उत्तरी जनजातियां घुड़सवारी में माहिर हैं ना, तो उनकी घुड़सवार सेना को पूरी तरह खत्म कर दो। बेहुदा, तुझे क्या पता? अगर इतना आसान होता तो क्या पिता इतना सोचते? अगर तू फिर बकवास करेगा तो तेरा मुंह फोड़ दूंगा। उत्तरी जनजातियां चाहे जितनी खतरनाक हो, लेकिन उनके दिमाग कमजोर हैं। हमें बस चाल चलनी है। छोटे फेंग के पास कोई योजना है? बस यहाँ बेवजह उलझा रहे हो। तुम्हें लगता है युद्ध कोई खेल है? मैं हर पल सैनिक मर रहे हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसमें तुम बोल सको। बिल्कुल इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ युद्ध कितना भीषण है, इसलिए ही तो हार की संभावना कम करके जीत की संभावना बढ़ानी है। मुझसे बहस मत करो। तुम्हारी खाल खुजलाने लगी है क्या? क्यों ना आप सुन लें छोटे फेंग की बात, शायद कुछ अच्छा सुझाव हो। तो बताओ। चूंकि हमारे पास पर्याप्त पैदल सैनिक नहीं है, तो धनुर्धरों को पैदल सेना की जगह लगा 5000 धनुर्धर तीव्र गति वाले धनुषों से हमला करें। अगर धनुर्धर सबसे आगे होंगे और दुश्मन हमला करे तो हमारी कुछ सेना खत्म हो जाएगी। लेकिन दुश्मन के पास घुड़सवार सेना है और हमारे पास सिर्फ धनुर्धर हैं। यह बहुत कमजोर है, एक हमले में ही टूट जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। धनुर्धरों को सामने लेकर आओ, 3 पंक्तियों में पैदल सेना खड़ी करो। पहली पंक्ति भारी ढाल लेकर, दूसरी पंक्ति लंबी भाला और तीसरी पंक्ति छोटी भाला। इस तरह वो शैतान घुड़सवार हमारे गठन में घुसने की सोच भी नहीं सकते। यह तो बहुत अच्छी योजना है। इस तरह वो उत्तरी दी के घुड़सवार पंख लगाकर भी नहीं भाग सकते। इससे क्या फायदा? हमारी सेना के दोनों पंख कमजोर हैं। अगर उन्होंने पंखों पर हमला किया तो बड़ी मुश्किल होगी। हर पंख पर एक टुकड़ी रखनी होगी जिनके पास पुड़ाव और क्युड़ाव जैसे हथियार हों, और छोटे हथियार सहायक के तौर पर। इससे तुरंत दूर हो जाएगी पंखों की कमजोरी। अगर वे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत करें तो हल्की सेना भेजकर उनकी रसद काट दो। बस इस तरह की व्यवस्था से उन्हें जरूर लौटने नहीं देंगे। अगर दुश्मन पीछे से घेर ले तो हमारे मुख्य गठन के पंखों वाली सेना वापस आकर मदद कर सकती है। तुम्हारी यह रणनीति बिल्कुल परफेक्ट है। घुड़सवार सेना से निपटने के लिए ये बेजोड़ है। मैंने इतनी सारी मिलिट्री फिल्में देखी हैं और 3 किंगडम्स के वॉर गेम्स खेले हैं। कुछ जंगली कबीलों को कुचलना मेरे लिए आसान है। तुम कब से इतने होशियार हो गए? तो ये क्रॉसबो और पुडाव क्या चीजें हैं? यह इतनी जल्दी समझाना मुश्किल है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं चित्र बना देता हूँ। आइए, ठीक है। काम पूरा हो गया। आइए, आप बैठिए। ये चीजें तुम्हें कैसे पता चली? ये डिजाइन आम धनुष से सैकड़ों गुना बेहतर है। बस पहले खाली समय में। पता नहीं काम आएगी या नहीं। अरे बर्बाद करने वाले, अगर इसे बना लिया गया तो सेना की अमूल्य संपत्ति होगी। अगर तुमने पहले ही बता दिया होता तो हमारी सीमा सेना को इतना नुकसान क्यों उठाना पड़ता? वो मैं नहीं था। बाप शेर का बेटा भी शेर। मेरा बेटा है तो कुछ खास ही होगा। ये कुछ हथियार और सैन्य रणनीति के साथ मिलाकर उत्तरी डी को वापस जाने का रास्ता भी नहीं दिखेगा। मुझे इन पर गहराई से अध्ययन करना होगा। रुको, तुमने ये सब कहां से सीखा? बिना वास्तविक युद्ध अनुभव के इस तरह के हथियारों के डिजाइन सोचे भी नहीं जा सकते। पिताजी, पहले मैं थोड़ा बेकार था, सही है, लेकिन मैं हमेशा किताबें पढ़ता रहता था। सब कुछ पहले ही समझ चुका हूं। मैं आपकी चिंता जरूर कम करूंगा।
बस तुम्हारी यही भावना काफी है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आगे चलकर हमारे किन परिवार का भविष्य तुम ही पर निर्भर है। चूंकि ली परिवार चाहता है कि दालियांग सेना न भेजे, तो मैं उल्टा करूंगा, उनकी उम्मीद के विपरीत पिताजी की मदद करूंगा, सम्राट का विश्वास जीतने में, इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने में। वो कमीना चेंगफा, मेरे ख्याल से तो वो साफ साफ कर्ज चुकाने से बचना चाहता है। चौथी दीदी कहाँ गई हैं? मुझे क्या पता युवराज। तुम वापस चले जाओ। अगर मुझ पर कोई हमला नहीं कर रहा होता तो मैं खुद ही कर्ज वसूलने चला जाता। इतना बेचैन क्यों हो? किसको कोस रहे हो? चौथी दीदी, वो कमीना चेंगफा मेरा पैसा लौटाने से इनकार कर रहा है। उसे पता है कि तुम बहुत माहिर योद्धा हो, फिर भी तुमसे टकरा रहा है। इसका मतलब साफ है कि उसने तुम्हारी कोई औकात ही नहीं समझी। मैं तुम्हारा सगा भाई हूं ना। अच्छा हुआ तुम मेरा भाई हो। अगर तुम मेरा भाई नहीं होते तो मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती। पानी में गिरने से पहले तुम आलसी और अपराधी थे, गिरने के बाद से पागलों जैसे बदतमीज बने हो। किन परिवार की इज्जत तुमने पूरी तार कर दी। अब निकलो यहाँ से। दीदी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद चला जाऊंगा। अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई तो समझ लेना कि तुम्हारा कोई भाई था ही नहीं। इस जन्म में तुम्हारा भाई बनकर मेरा जीवन सफल हो गया। छोटे चिंगफा भी तुमसे ज्यादा बेशर्म नहीं है। दिन भर मीठी मीठी बातें करते रहते हो। अच्छा हुआ तुमने राजकाज में भाग नहीं लिया, वरना हमारे दालियांग में एक और दुष्ट मंत्री बढ़ जाता। तुम्हें लगता है मुझ में दुष्ट मंत्री बनने की काबिलियत है? शुक्रिया दीदी तारीफ के लिए। कुछ रक्षकों को साथ ले जाओ, बस चलो जल्दी करो। या फिर चुयू को मुझे एक दिन के लिए दे दो। नहीं, तभी जब मैं मर जाऊं। दीदी दीदी, तुम्हें लंबी उम्र जीनी है। दीदी चलो एक डील करते हैं। मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, एक दिन का किराया दूंगा। कितना दोगे? 10 तोले। दीदी तुम ही बताओ कितना चाहिए। चेंगफा ने तुम्हारे कितने तोले चुराए हैं? 1 लाख तोले। शुयू, युवराज के साथ जाओ। मेरी चीज वापस लेकर आना। जी। दीदी तुम तो बहुत ज्यादती कर रही हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ रही। भैया, हम एक परिवार है ना, तुम्हारा मेरा है। इस जन्म में तुम्हारी बहन बनकर मेरा जीवन भी सफल हो गया। जाओ। ठीक है, वैसे भी उस कमीने चेंगफा को देने से तो बेहतर ही है। शोयू चलो। ओ चेंगफा वाले जल्दी से अपने गुरु के सामने बाहर निकल, मेरा पैसा लौटा। अरे यह तो किन साहब के बेटे हैं ना। मुझे नहीं पता आप किस पैसे की बात कर रहे हैं। मुझसे बहानेबाजी कर रहे हो क्या? सुन लो, यह मत सोचना कि तुम बूढ़े हो तो मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं। 70-80 साल के बूढ़ों को भी मैं कई बार पीट चुका हूँ। जाओ। इस बूढ़े को समझ नहीं आ रहा, कृपया किन साहब स्पष्ट करें। चेंगफा ने मुझसे 1 लाख तोला चांदी उधार ली है, उसे जल्दी से बुलाओ कि पैसा लौटाए। चेंगफा जल्दी बाहर आ और पैसा लौटा। तुम्हारा गुरु खुद आ गया है, अभी तक स्वागत के लिए नहीं निकला। सचमुच तुम में जरा सी भी आदर की भावना नहीं है। किन साहब आप थोड़ी देर रुकिए, मैं तुरंत साहब को सूचित करता हूँ। जल्दी जाओ। तुम सुन लो, एक बत्ती जलने का समय देरी हुई तो 1000 तोला बढ़ जाएगा। उसे खुद अच्छे से सोच विचार लेने दो। बस एक नौजवान लड़का है, चेंग परिवार में उपद्रव करने आया है। बाहर ही इंतजार करते रहो। साहब, वह मुंशी बस टाल मटोल कर रहा है, वह बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं पूरी राजधानी को दिखा दूंगा कि चेंग परिवार का कैसा असली चेहरा है। किन साहब आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? यह वो नारे हैं जो तुम लोगों को बाद में चिल्लाने हैं, बस इसे पढ़ते जाना। जो सबसे जोर से चिल्लाएगा उसे उत्कृष्ट कर्मचारी चुना जाएगा और 10 तोला चांदी का इनाम मिलेगा। आप निश्चिंत रहें,
मैं सबसे तेज आवाज में चिल्लाऊंगा और काम बखूबी करूंगा। चेंगफा, पैसा लौटाओ। बहुत अच्छा कहा। जोर से बोलो। चेंगफा बेशर्म नाव पर मौज करके पैसा नहीं दिया। किन परिवार के साहब ने दिल खोलकर पैसा दिया, उसका खर्च उठाकर बहुत उदारता दिखाई। चेंगफा बेहद बेशर्म कर्ज चुकाए बिना बनता है भोला। घर में छुपा है कछुए की तरह वो 1 लाख तोला फूलों का हार खरीदने के लिए रख ले। चेंगफा की इस बार बेइज्जती हो गई है। इस तरह के पैसे का भी कर्ज लिया, आखिर उसके पिता तो सरकारी अधिकारी हैं, है ना? सही कहा। पैसे नहीं हैं तो शराब खाने क्यों गए? अब चुका भी नहीं पा रहे। वित्त मंत्रालय का उपमंत्री होकर भी हम आम लोगों जितना भी नहीं समझता। पैसा लौटाओ। साहब, वह किन फेंग ने बाहर बहुत से भिखारियों को बुलाकर चिल्लवा रहा है। यह तो साफ साफ गुंडागर्दी है, बिल्कुल बेअदब। अगर यही चलता रहा तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह धूल में मिल जाएगी। अगर बाबूजी को पता चला तो शायद। किन फेंग, मैं तुझे मार डालूंगा। दफा हो। निकले। आखिरकार निकलने का साहस हुआ। पैसा लौटाओ। 1 लाख तोला चांदी और ब्याज 4000 तोला। इतना कहां से आया? सुन लो, यह तो ब्लैकमेलिंग है। ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। ब्लैकमेलिंग। चेंगफा बेशर्म नाव पर मौज मारी, पैसे नहीं दिए। किन परिवार के युवराज उदार हैं, उनके पैसे चुकाए, बड़े दयालु हैं। युवराज किन, शायद यह ठीक नहीं है। यह न कहूं कि मैं और तुम्हारे पिता एक साथ दरबार में सेवा करते हैं। अगर यह बात सम्राट तक पहुंच गई, तुम्हारी और मेरी, शायद दोनों की इज्जत धूल में मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। यह चेंग युवराज शराब और औरतों के चक्कर में पड़ा मुझसे पैसे लेकर वापस नहीं कर रहा। यह बात अगर महाराज के सामने पहुंची तो मैं जरूर शिकायत करूंगा। तुम युवराज किन, हम लोग बातचीत से इसका हल निकाल लेते हैं। चाचा चेंग, आपका यह बेटा सचमुच आपका मुंह काला कर रहा है। शायद यह आदत पैसे न चुकाने की बाप से ही सीखी है। चेंगफा बेहद बेशर्म कर्ज चुकाने का नाटक करता है। पिताजी, मेरी बात सुनिए। यह नालायक बेटा बस मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है। पिताजी, यह तो उसने मुझे फंसाया है। मैंने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया। दो लोग अभी तक मान नहीं रहा। अभी तक युवराज किन से माफी नहीं मांग रहा। बेटा अगर अनपढ़ रह जाए तो उसकी गलती पिता की होती है। जोर से बोलो। हमें चेंग युवराज के गौरवशाली कारनामों को अच्छी तरह प्रचारित करना चाहिए। मैं तुझे मार डालूंगा। पिताजी, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आप मुझे इस बार माफ कर दीजिए। चाचा, आप मेरे शिष्य को इतना न मारें कि बिगड़ जाए। यह अच्छा नहीं लगेगा। किन फेंग, तुम दुष्ट, अभी तक चिल्ला रहा है। तू अंदर आ, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। चाचा चेंग, इतनी जल्दी मत जाइए। पैसे चुकाकर फिर जाइए। इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं? कहीं पैसे वापस न करने का इरादा तो नहीं है? आखिर वे वित्त मंत्रालय के उपमंत्री हैं। ऐसे वेश्यालय का कर्ज चुकाने से शर्म नहीं आती? मैं आपसे ज्यादा भी नहीं मांग रहा। 1,04,000 आए। ये भी कम है। ये तो साफ साफ ब्लैकमेलिंग है। तो फिर 1,05,000 आए। तुम युवराज किन, आज की यह घटना मेरी अनुशासनहीनता के कारण हुई है। ऐसा करते हैं, यह चांदी आप रख लीजिए। इन लोगों को तितर बितर कर दीजिए। चेंग महोदय तो समझदार निकले। अच्छे शिष्य। गुरु जा रहा है। अच्छा इंसान बनना। किन फेंग, मैं एक दिन तुमसे जरूर हिसाब चुकाऊंगा। आओ, यह तुम्हारी मजदूरी है, मेहनत की। सब लोग अलग हो जाओ। चलो। वह दुष्ट किन फेंग हमारा इतना अपमान कर गया, क्या यूं ही छोड़ देंगे? मेरी राय में सम्राट को सूचित करके उस किन परिवार को सख्त सजा दिलवानी चाहिए। मूर्ख, जो पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा होता है उसी पर हवा सबसे पहले टकराती है। हालांकि हम वित्त मंत्रालय के लोग हैं, लेकिन हमें भी इसकी बलि नहीं चढ़ना चाहिए। इसके अलावा उस किन फेंग की बदनामी राजधानी में 1-2 दिन की बात नहीं है। तूने किसी और से पंगा लिया होता, तूने उस उपद्रवी से पंगा ले लिया। यह तो दबंगई हमारे घर के दरवाजे तक आ गई है। पिताजी, आप कुछ नहीं करेंगे?
वह किन परिवार जल्द ही रौंद दिया जाएगा। तुम सहन नहीं कर सकते, लेकिन ली परिवार पहले से ही तैयार है। उस वक्त उन किन परिवार को उनकी एक हड्डी तक नहीं बचेगी। 1,00,000 रुपए कमाए, लेकिन हाथ में तो बस इतना ही आया। युवराज, चीनी वाला पानी तैयार है। यह तो बस उबला पानी है, बहुत फीका है, और चीनी लेकर आओ। युवराज, रसोई में चीनी नहीं बची है। बस चीनी की बात है, मेरा यह प्रतिष्ठित किन महल क्या चीनी तक नहीं खरीद सकता। सुना है अभी चीनी का पाउडर बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के कब्जे में है, जमाखोरी कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, चीनी के पाउडर की कीमत जरूर बहुत बढ़ जाएगी, और तभी मिलेगी भी जब तुम्हारे पास जुगाड़ हो। बस थोड़ी सी सफेद चीनी है, इतनी टेंशन की क्या बात है। सफेद चीनी नहीं है, बस गुड़ है। अगर मैं गुड़ से सफेद चीनी बना सकूं, तो क्या हम अमीर नहीं बन जाएंगे? तुम जाओ और महल का सारा गुड़ लेकर आओ। जल्दी जाओ। जी। छोटे फेंग, तुम फिर क्या शैतानी कर रहे हो? तुम्हें इतना सारा गुड़ क्यों चाहिए? दीदी, दीदी, हम जल्द ही अमीर बनने वाले हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जेब में पैसे नहीं हैं। तुम्हारे वित्तीय सहयोग की जरूरत है। मुझे तो लगता है तुम अमीर बनने नहीं, बल्कि पिटाई खाने वाले हो। फिर कहो, कवि सम्मेलन में तुमने इतने पैसे ऐंठ लिए, अब और पैसों की क्या जरूरत है? वह पैसे तो चौथी दीदी ने हड़प लिए ना, वह बात नहीं है। दीदी, मैं गुड़ से सफेद चीनी बना सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में सफेद चीनी जैसी कौन सी चीज है? सच में? विश्वास न हो तो हम एक करार कर लेते हैं, फिर मुनाफा आधा आधा बांटेंगे। ठीक है। मुझे पता था दीदी तुम सबसे अच्छी हो। मैं सफेद चीनी बनाने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यह लड़का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। गुड़ को पिघलाकर सफेद चीनी बन जाएगी। गुड़ लाते वक्त तो ऐसा ही था ना? तुमने तो बस वापस वैसा ही कर दिया। तुम इस चीज से सफेद चीनी बनाओगे? तुम तो मेरा गुड़ बर्बाद कर रहे हो। तुम यह उजरैल, अभी गुड़ इतना महंगा है, बंद करो इसे। दीदी, मेरी बात सुनो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर नहीं बना पाया तो मैं तुम्हें चांदी वापस कर दूंगा। क्या ये चांदी की बात है? तुम तो बस अंधाधुंध कर रहे हो। एक बार, बस एक बार। अगर नहीं बना तो आगे से तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं जाऊंगा। इस मिट्टी को भी कड़ाही में डालोगे? क्या ये फिर खाने लायक रहेगा? मैं सफल हो गया। हो गया? यह कैसे संभव है? यह सफेद चीनी है। यह चीनी की तुलना में भी बारीक है। बिल्कुल। अब तो यह नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं जानता, है ना? मैं तो प्रतिभाशाली हूँ। पहले वाली तियानगोंग काइवू बेकार में नहीं पढ़ी थी। सेल्स चैंपियन बनने के लिए विशाल ज्ञान का सहारा लेना ही पड़ता है। इस चीनी बनाने की विधि से अब पैसे की कमी नहीं होगी। इस बार तो हम अमीर बन जाएंगे। तुम सचमुच कमाल हो। लेकिन लियू जी, यह चीनी बनाने की कला गुप्त ही रखनी होगी, नहीं तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और यह सफेद चीनी आम हो जाएगी। जैसा कहते हैं, दुर्लभ चीज की कीमत ज्यादा होती है। मुझ पर छोड़ दो। जब तक मैं हूँ, इस विधि को बाहर नहीं जाने दूंगी। एक और समस्या है। इस दुनिया में इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, वे जरूर सोच विचार करेंगे चीनी बनाने का तरीका। अगर उन्होंने इसका राज समझ लिया तो शायद यह सफेद चीनी जल्द ही गुड़ जितनी सस्ती हो जाएगी। सही कहा। अगर ऐसा होने से रोकना है तो उत्पादन कम करना होगा और पैकेजिंग भी करनी होगी। इस सफेद चीनी को बनाना होगा एक ऐसी चीज जिसकी कल्पना आम लोग न कर सकें, जो आसानी से न मिले। इस तरह हम मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। एक पंथ दो काज। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? क्या तुम सचमुच किन फेंग हो? बिल्कुल, मैं असली वाला ही हूँ। सफेद चीनी की बिक्री बढ़ाने के लिए इसे मशहूर भी करना होगा, यानी विज्ञापन करना होगा। सही बात है, लेकिन अगर सिर्फ मिठाई की दुकान का प्रचार करें तो वह बहुत आम हो जाएगा। हमने अभी जो सोचा था
उसके उलट हो जाएगा। लियू जी, क्या कोई खास मौका आ रहा है? कुछ दिनों बाद राजकुमार जी का जन्मदिन है। राजकुमार के दावत में जो लोग आएंगे वे सभी बड़े लोग होंगे। इस सफेद चीनी को वहां बेचने से जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। अच्छा विचार है, अब यह तुम पर निर्भर है। ठीक है। किन फेंग, पिछली बार तुम किसी तरह बच गए थे, इस बार तुम्हारी मौत तय है। यह क्या चीज है? गुस्सा न करें, मैं आपको वादा करता हूँ जब राजकुमार जी इसे देखेंगे यह तोहफा देखकर खुशी से झूम उठेंगे। मैं किन तियान हूँ। पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसा निकम्मा बेटा पैदा हुआ? किन परिवार के बड़े बेटे, किन परिवार, किन? तुम इस बोरे का इस्तेमाल तोहफा लाने के लिए कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महाराज को भिखारी समझते हो? किन फेंग, तुमने यह तोहफा इतनी बेपरवाही से तैयार किया है। क्या यह राजकुमार जी का अपमान नहीं है, या फिर तुमने जानबूझकर महाराज को शर्मिंदा करने की तैयारी की है? यह मेरा नालायक बेटा हमेशा से ही ढीठ है, बस शरारतें करता रहता है। आप सबके सामने मजाक बन गया। राजकुमार जी आ गए हैं। राजकुमार जी को आकाश जितनी दीर्घायु और समृद्धि मिले, हर साल आज जैसा दिन आए, हर साल आज जैसा वर्ष आए। सभी को बधाई। सब बैठ जाइए। शुक्रिया महाराज। महाराज, जानबूझकर बोरा लेकर आपकी जन्मदिन की दावत में आया है, आपको शर्मिंदा करने के लिए। कृपया महाराज इसे दंड दें, यही सजा सुनाएं, ताकि दूसरे सबक लें। चल, बस यही तो मैं इंतजार कर रहा था। महाराज, यह तोहफा तो इस नेकदिल ने कई रातों की नींद हराम करके तैयार किया है और इसे इस तरह बदनाम किया जा रहा है। कृपया महाराज मेरा न्याय करें। श्री किन फेंगर, यह बच्चा बहुत बीमार लगता है, इसे वापस ले जाकर ठीक से इलाज कराओ और देर मत करो। महाराज का फरमान सही है। महाराज बहुत उदार हैं। वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हैं। जल्दी से महाराज को धन्यवाद दो। महाराज की दयालुता के लिए। अगर राजकुमार जी मेरा तैयार किया तोहफा देखेंगे तो जरूर बहुत खुश होंगे। तुमने तो अपने किन परिवार का सारा मान सम्मान गिरा दिया है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पिता तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे? क्या बात है, मेरा तोहफा निकालने से डरते हो? शायद अपना तोहफा इतना घटिया है कि दिखा नहीं सकते। मेरा तोहफा जरूर तुम्हारे तोहफे से 10,000 गुना बेहतर होगा। अरे तुम ध्यान से देखो। महाराज, रूई, तुमने दिल से सोचा है। बस महाराज को पसंद आ जाए, बस इतना ही चाहता हूँ। क्या रवा? महाराज, ये किनफेंग रोज पागलों जैसा रहता है। आज भी ऐसा हंगामा कर रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। यह बर्फीला जेड पत्थर मेरी किस्मत से मिला है। कृपया महाराज इसे स्वीकार करें। सब लोग साधारण तोहफे ही दें, सरलता से काम चल जाएगा। ज्यादा शान शौकत की जरूरत नहीं। जी, बहुत ही साधारण। महाराज का दर्जा कौन सा तोहफा नहीं देखा होगा। अगर कोई चीज पैसे से तौली जा सकती है तो वह महाराज के दर्जे के लायक नहीं है। चूंकि हमारे तोहफे इतने साधारण हैं, तो किन परिवार के बड़े बेटे का यह अनोखा तोहफा एक बोरी लेकर आया है। उसकी भी हिम्मत है बोलने की। रात का मोती, बर्फीला जेड पत्थर, जरूर बहुत कीमती होंगे ना? बकवास। सिर्फ ली शाओ का रात का मोती ही अनमोल खजाना है। आजकल उत्तरीदी लगातार हमला कर रहे हैं। महाराज बहुत चिंतित हैं, पैसे की तंगी से परेशान हैं। लगता है महाराज तो आप लोगों से भी गए बीते हैं। इतना कीमती तोहफा दे सकते हैं, आंख भी नहीं झपकाते। तुम तो बिल्कुल बेमतलब बहस कर रहे हो। आज तो महाराज का जन्मदिन का भोज है। ऐसी साधारण चीजों से महाराज की आंखें कैसे खराब कर सकते हैं? वी महाराज ने महाराज की चिंता कम करने के लिए खास तौर पर जन्मदिन के खर्चे में कटौती की है। क्या पूरे दालियांग देश में सिर्फ हमारा किन परिवार और महाराज ही बचत करना जानते हैं? महाराज, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। फेंगर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अभी दालियांग की आर्थिक स्थिति तंग है। आप सब लोगों के कीमती तोहफे बिल्कुल भी मौके के मुताबिक नहीं हैं। कल ही इनकी लिस्ट बनाकर राजकोष में जमा कर दिए जाएंगे। फेंगर,
तुमने क्या तोहफा तैयार किया है? अब और रहस्य मत बनाओ, मुझे दिखाओ। जी। लाओ। अभी गन्ने के उत्पादन क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। चीनी बहुत दुर्लभ चीज हो गई है, यहाँ तक कि मेरे महल में भी गिनती के इस्तेमाल करनी पड़ती है। यह कैसे, किन परिवार ने इतनी सारी चीनी जमा कर रखी है? महाराज कृपया चाहकर देखिए। किन फेंग, यह उत्तम क्वालिटी की चीनी तुम्हें कहाँ से मिली? उत्तम क्वालिटी? महाराज, यह मिस्री नहीं है, बल्कि सफेद शक्कर है। सफेद शक्कर? बस थोड़ी सी मिस्री है, बस इतनी कम मात्रा में है कि नाम बदल दिया है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? ढोंग कर रहा है। बस ये बेकार की चीजें लाकर महाराज को बेवकूफ बना रहा है। अरे अंधों में काना राजा, किसने कहा यह मिस्री है? यह तो मैंने खुद मेहनत से शुद्ध करके तैयार की हुई सफेद शक्कर है। इस शक्कर का रंग बर्फ जैसा सफेद है और इसका स्वाद भी गन्ने की शक्कर से कम नहीं है। यह तो हर जगह मिल जाती है। ऐसे बता रहे हो जैसे कोई खजाना हो। महाराज, यह व्यक्ति बकवास कर रहा है, झूठे दावे कर रहा है। इसे राजमहल से निकाल देना चाहिए। यह सफेद शक्कर भी अलग अलग किस्म की होती है और यह वाली सबसे बढ़िया किस्म है। 100 सेर गन्ने की शक्कर से मुश्किल से 1 सेर मिस्री मिलती है और 100 सेर मिस्री से मुश्किल से 1 सेर सफेद शक्कर मिलती है। 100 सेर मिस्री से 1 सेर सफेद शक्कर, तो यह शक्कर तो बेशकीमती होगी। लेकिन आपने अभी कहा था कि राजकोष खाली है, तो यह सफेद शक्कर कहाँ से आई? यह सफेद शक्कर मैंने खुद बनाई है, बस लागत मूल्य ही लगा है। तुम खाने पीने और मौज मस्ती में ही रहते हो, सफेद शक्कर क्या बनाओगे? क्योंकि मैं चतुर हूँ। मेरे पास यह हुनर है तो इसे बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। क्या राजकोष खाली होने पर हर जेड़ कारीगर को खेती करने जाना चाहिए, हर शराब बनाने वाले को हल चलाना चाहिए? ऐसा तो नहीं होता। फेंग, तुमने दिल से सोचा है। यह सफेद शक्कर मुझे बहुत पसंद आई। महाराज ने 10 साल तक देश के लिए युद्ध लड़ा और बहुत बड़ी जीत हासिल की। अब आखिरकार शांति से रहने आए हैं तो आराम से रहिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं आपको रात के मोती जैसा कीमती उपहार नहीं दे सकता। अगर महाराज को पसंद आए तो आपकी सारी सफेद शक्कर मैं दे दूंगा। कृपया महाराज मेरी इस छोटी सी भेंट को नकारे नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मंत्री किन, तुमने तो एक बेहतरीन बेटे को जन्म दिया है। महाराज, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। लानत है किनफेंग पर, वह इतना चालाक कैसे हो गया? उसने शक्कर नहीं दी, उसने तो रिश्ते दिए हैं। मेरे घर में अभी भी कुछ सफेद शक्कर है। अगर किसी को दिलचस्पी हो तो मेरे घर आकर मेरी बहन से बात कर सकते हैं। सफेद शक्कर 500 रुपए प्रति सेर, मुनासिब कीमत, बच्चे बूढ़े सबके लिए एक समान। यह कीमत बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है तुम सोना बना रहे हो? बेवकूफी इसे खरीदेगा। मेरी जानकारी के मुताबिक गन्ने की चीनी का उत्पादन स्थल हर साल सिर्फ 500 पाउंड चीनी पाउडर पैदा करता है जो राजमहल को भेंट किया जाता है। लेकिन अब राजमहल का खर्च शायद पहले ही खत्म हो गया होगा। अगर महाराज इस सफेद चीनी का स्वाद चख पाएं। बस बोलना बंद करो। तुम्हारी चीनी कौन खरीदेगा? किन गोंगा जी, आपके घर में और कितनी सफेद चीनी है? क्या 100 पाउंड है? मैं पहले ही बुक कर लेता हूँ। महाराज ने अभी तक चखा तक नहीं है। अगर मैं पहला खरीदार बन जाऊं और उन्हें भेंट कर दूं, तो वो मुझे जरूर याद रखेंगे। कीमत कोई मुद्दा नहीं है। तुम्हारे पास कितनी चीनी है? मैं सारी खरीद लेता हूँ। तुम मुझसे होड़ कर रहे हो? सब लोग शांत रहें। आज तो महाराज का जन्मदिन है, पहली प्राथमिकता उन्हीं की होनी चाहिए। चीनी खरीदने के मामले में बस किसी को भेजकर मेरी बड़ी बहन से बात कर लें। मैं अब विदा लेता हूँ। मैं भी विदा लेता हूँ। महाराज, ये तो बिल्कुल बेहूदगी है। उसने आपके जन्मदिन के समारोह में ही धंधा शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मैं भी कोई रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं हूँ। नौजवानों में ऐसी काबिलियत होनी ही चाहिए। यह हमारे दालियांग राज्य के लिए सौभाग्य की बात है।
अरे निकम्मे, क्या वो सफेद चीनी सच में तुमने बनाई है या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? अगर मामला बढ़ गया और तुमने चीनी नहीं दी तो हमारा पूरा किन परिवार तुम्हारी वजह से फंस जाएगा। पिताजी, मेरी इज्जत का ख्याल कीजिए। वह सफेद चीनी सचमुच आपके बेटे ने ही बनाई है। इस बारे में मेरी दूसरी बहन को पूरी जानकारी है। इस समय राजकोष खाली है और तुम यहाँ पैसे बटोर रहे हो। अगर महाराज को पता चल गया तो वो तुम्हें कैसे छोड़ेंगे? मैं पहले चीनी का धंधा जारी रखता हूँ, आप जैसा चाहे करें। किन परिवार में ऐसा बेटा है? पता नहीं ये भाग्य है या अभिशाप। किन फेंग, तुम्हारे दिन पूरे होने वाले हैं। युवराज, यह दावत तो शुरू हो चुकी है। कुछ काम में उलझा था। अफसोस है युवराज, आपने अभी देखा नहीं। आज किन फेंग ने पागलपन का नाटक करके महाराज को चीनी देकर रिश्वत दी। इस दरबार में शायद आगे चलकर किन परिवार का ही राज चलेगा। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। युवराज, मैंने गलत बोल दिया। मैं तो बस बूढ़े जनरल के लिए अन्याय महसूस कर रहा हूँ। किन फेंग ने अभी कहा था कि आप उसके सामने झुकेंगे। उसकी हिम्मत तो देखो, बिल्कुल बेलगाम हो गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे निंग परिवार के सिर पर चढ़ने की? निंग और किन परिवार हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। बस इस जंगली निंग हू को इस्तेमाल करो किन फेंग को खुद ही खत्म करने के लिए। युवराज ली, यह तो शानदार चाल है। 10 किन फेंग, तू मरना चाहता है। तुमने बिना कुछ कहे ही मारना क्यों शुरू कर दिया? क्या तुम्हें लड़ाई के नियम नहीं पता? क्या ठीक से बात नहीं कर सकते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निंग परिवार का अपमान करने की? आज अगर मैं तुम्हारे दांत खट्टे नहीं कर देता तो मैं निंग परिवार का नहीं हूँ। मैंने अपमान नहीं किया। मैंने कब तुम्हारे परिवार का अपमान किया? ली भाई, आसपास के सभी पहरेदारों को मैंने हटवा दिया है। निंग हू की सबसे बड़ी कमजोरी उसके पिता हैं। वे बातें निंग हू को काफी हैं किन फेंग को मार डालने के लिए। बढ़िया काम किया। किन और निंग दोनों परिवार पहले से ही एक दूसरे से बैर रखते हैं। अब मजा आने वाला है। मैंने अपमान नहीं किया। छोटे मार्किस, किन फेंग को भागने मत देना। ली रुई, मैं निंगहू से नहीं लड़ सकता, लेकिन तुमसे तो लड़ सकता हूँ। अगर तुम फिर बकबक करोगे तो मैं तुम्हें जोरदार थप्पड़ मारूंगा। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज से टकराने की? ले चलो। महाराज को प्रणाम। महाराज की जय हो। महाराज को प्रणाम। महाराज की जय हो। सब उठ जाओ। महाराज का शुक्रिया। आखिर हुआ क्या है? महाराज, रक्षा मंत्री के पुत्र किन फेंग ने महाराज के शरीर से टकराया, जो एक गंभीर अपराध है। कृपया महाराज उन्हें कड़ी सजा दें। महाराज, छोटे मार्किस निंग ने बिना कुछ सुने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, मुझे मारने के लिए। इसी वजह से महाराज से टकरा गया। कृपया महाराज इस निर्दोष का न्याय करें। निंग हू, क्या यह सच है? महाराज, मुझे नहीं पता था कि महाराज यहाँ हैं। मैं अनजाने में महाराज का अपमान करने लगा था। मेरा अपराध मृत्यु के योग्य है। उसने दावत में बड़ी बड़ी बातें की, इसलिए मैंने पल भर में अपना आपा खो दिया। महाराज, इस तरह के अनुशासनहीन व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे बिना किसी वजह के पीटा जा रहा है, फिर मैं अनुशासनहीन कैसे हो गया? अगर तुमने मेरे पिता को नहीं कहा होता कि वह तुम्हारे आगे झुके, तो क्या मैं तुम्हें मारता? तुम झूठ बोल रहे हो। कोई है? राजकुमार को बुलाने के लिए जाओ। जी। किन फेंग, अगर तुम अभी गलती मान लो तो अभी भी वक्त है, वरना सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा तो सजा और भी भारी होगी। जब राजकुमार जी यहाँ पहुँचेंगे तो सच सामने आ जाएगा। तुम इतने बेचैन क्यों हो? शायद ये काम तुमने ही किया है ना? तुम बकवास मत करो। तुम बकवास मत करो। भाई ली मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? भाई ली, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ही इसमें हाथ है? मैं, राजकुमार जी आ गए हैं। महाराज,
आप यहाँ अंदर आकर बैठिए। जब मैं आया तो देखा ये नौजवान यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैंने कारण पूछने का फैसला किया। दोनों क्या कारना? राजकुमार जी, युवराज निंग तुरंत कहने लगे कि मैंने जनरल निंग का अपमान किया है। मैं बेकसूर हूँ। कृपया राजकुमार जी और महाराज मेरा न्याय करें। राजकुमार, क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। शाओफेंग ने मुझे सिर्फ चीनी दी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैं तो नियमों का पालन करने वाला अच्छा लड़का हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ इतना बड़ा अपराध? निंग हो, तुमने ये बात कहाँ से सुनी? अगर तुम कोई ठोस कारण नहीं बता सकते तो 30 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज, ये चेंगफा है। महाराज, मैंने भी बस किसी और से सुना था। महाराज, महाराज, मैंने बस किसी और से सुना कि ये गलतफहमी में बदल जाएगा। मुझे तो मारा ही जा रहा था और तुम मुझसे गलतफहमी की बात कर रहे हो। मेरे ख्याल से तो तुमने जानबूझकर हमला किया। महाराज, यह मेरी भूल है। कृपया मुझे मौत की सजा दें। चेंगफा, तुमने जानबूझकर झगड़ा खड़ा किया, दूसरों को भड़काया। तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए? महाराज, मैं बेकसूर हूँ। मैंने सच में बस किसी और से सुना था, इसलिए मैंने। अब भी बहाने बना रहे हो। चाहते हो कि मैं फिर से लात मारूं? धृष्ट किनफेंग, सम्राट के सामने तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये तो सम्राट को नजरअंदाज करना है। दूसरे मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या मैं जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता? और फिर मैं तो बस अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा सम्राट को नजरअंदाज किया है। तुम बहुत खूब। महाराज के नाम का सहारा। अरे कोई है? चेंगफा को नीचे खींच ले जाओ। 40 जोरदार डंडे लगाओ ताकि दूसरों को सबक मिले। महाराज, माफ कर दीजिए। ली भाई, मेरी मदद करो। ये सब तो तुमने ही करवाया था। अच्छा, तो यह सब तुम लोगों की साजिश थी, मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। महाराज, आप ही तो मेरी एकमात्र उम्मीद हैं। आप ही मेरा न्याय करें। महाराज, कृपया सही निर्णय लें। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। जरूर चेंगफा ही है। उसके साथ मेरी पहले से ही दुश्मनी थी, इसलिए उसने बदला लेने की साजिश रची। चेंगफा, तुम्हें सच सच बता देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। ले जाओ इसे, सजा दो। जी। लगता है चेंगफा बलि का बकरा बन गया है। यह चेंग परिवार, जरूर ली परिवार के हाथ में कोई कमजोरी है। किन शाओ, अभी जो मैंने गलती की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। यह तो लचीला स्वभाव वाला इंसान है। गलतफहमी दूर हो गई, बस यही काफी है। मैं उस तरह का छोटे दिल वाला आदमी नहीं हूँ, है ना? तू दिखने में तो पागल सा लगता है, लेकिन बातें बड़ी समझदारी वाली करता है। हमारे साथ थोड़ी सैर करने चल। महाराज की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। महाराज की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। किनफेंग, यह बकाया मैं तुमसे वसूल करूंगा। तुम्हें किन परिवार के खून से चुकाना होगा। तुमने अभी दावत में जो कुछ कहा वह ठीक कहा। तो यानी सम्राट को पता था दावत में जो कुछ हुआ, तो वह सब जानबूझकर किया गया था। लगता है वह चाहता है कि किन और निंग परिवार में सुलह हो जाए। लेकिन अभी तो दालियांग साम्राज्य का खजाना खाली है। हमारे नेतृत्व में सब किफायत से काम ले रहे हैं, लेकिन राजधानी के मंत्रियों के बेटे फिजूल खर्ची कर रहे हैं, महंगे तोहफे दे रहे हैं। महाराज, मैं देख रहा हूं कि आप देश और जनता की चिंता में बहुत परेशान हैं। आपकी चिंता मुझे भी सता रही है। लगता है इस राजधानी में भी कुछ लोग हैं जो हमारे सुख दुख में साथ देने को तैयार हैं। वो सफेद चीनी हमने भी पहले कभी नहीं देखी थी। वाकई मिश्री से कहीं बेहतर है। चूंकि महाराज को इतनी पसंद आई है, तो फिर आगे से महल की सफेद चीनी की जरूरत मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए। तुम तो एकदम लालची हो। तुम्हारे पिता ने महल में जो वह क्रॉसबो का डिजाइन चित्र लाया था, वह तुम्हें कहां से मिला? जी महाराज, वह किताब मैंने पहले एक किताब उठाई थी जिसका नाम था तियानगोंग काइवू। मैंने उसे कुछ देखा और याद कर लिया। दुर्भाग्य से वह बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो वह मिट्टी में मिल गई है।
अच्छा, ऐसी बात है। गोंगबू ने देख लिया है। 10,000 क्रॉसबो बनाने के लिए तैयार रखो। शायद इसका खर्च कम नहीं होगा। गहराई से गणना करें तो खैर, महाराज को पैसे की कमी है, मैं आपको उधार दे सकता हूं। क्या यह सच है? क्या मुश्किल है? राजधानी के मंत्री तो कर्मठ हैं, लेकिन दरबार के अधिकारियों के बच्चे बहुत अमीर हैं। एक क्रॉसबो सेना तैयार हो जाएगी। तुम सच में दिलचस्प हो। आज राजधानी में मेरे किए गए काम शायद इस बूढ़े ने पहले ही जान लिया है। छुपाने के बजाय खुलकर बात करना बेहतर है। महाराज, यह पैसा आखिरकार सिर्फ उधार है, वापस तो करना ही होगा। और ब्याज की बात करें तो मुझसे ब्याज मांगने की हिम्मत? किन फेंग, तुम्हारा क्या अपराध है? महाराज, व्यापार की बात व्यापार ही है। जब महाराज मुझसे पैसे मांगने आए हैं तो जाहिर है कि वापस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने तय किया है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से चुका सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? मैंने कभी सुना ही नहीं। सीधे शब्दों में कहूँ तो जो चीज मैं बेचता हूँ दूसरा कोई नहीं बेच सकता। मेरे विचार, मेरी चीजें दा लियांग कानून द्वारा सुरक्षित होंगी। अगर किसी ने मेरे विचारों की नकल की तो उसे दंड मिलेगा। लेकिन इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। अगर महाराज इसकी शुरुआत करने को तैयार हो तो मैं महाराज के लिए बनवा दूंगा 3 क्रॉसबो सेनाएं, 6 मो दाव टुकड़ियां और 10,000 चुनिंदा पैदल सैनिक। क्या तुम जानते हो शासक को धोखा देने का अपराध कैसे दंडित किया जाता है? अगर मेरे पास यह क्षमता नहीं होती तो मैं यह वादा कैसे करता? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए महाराज को मुझे पर्याप्त तैयारी का समय देना होगा। 3 साल का समय, हर साल 1 किश्त। कागज पर करार लिख लें। बस तुम ही हो जो हमारे सामने इतना घमंड दिखा सकता है। हम मंजूर करते हैं। महाराज का शुक्रिया। आप सबसे समझदार बादशाह हैं जिनसे मैं मिला हूं। एक और बात, मैं बाहर एक रेस्तरां खोलना चाहता हूं। क्या महाराज इसमें हिस्सेदार बनना चाहेंगे? रेस्तरां? विस्तार से बताओ। आपको भी पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं अभी इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकता। राजधानी के अमीर घरानों के लड़कों का अब समय आ गया है कि वे भी कुछ खर्च करें। अच्छा, यह काम पूरी तरह तुम्हें सौंपा जाता है। जैसी आज्ञा। फेंग, तुम कमाल के हो। हमारी चीनी के ऑर्डर अगले महीने तक भरे पड़े हैं। अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। दीदी, चीनी की बात छोड़ो, मेरी मदद करो। देखो, मैं यह रेस्तरां खोलना चाहता हूँ। कौन सी जगह अच्छी रहेगी? तुम फिर से रेस्तरां क्यों खोलना चाहते हो? मेरा सपना है दालियांग का सबसे अमीर आदमी बनना। तो अपना व्यापारिक साम्राज्य तो फैलाना ही होगा। देखती हूँ। यह जगह अच्छी है। यहाँ लोगों की आवाजाही ज्यादा है और पास में एक नाटक मंच भी है। बढ़िया, इसे ले लेते हैं। आज उद्घाटन है। तुमने कहा था राजधानी के अमीर घरानों के लड़कों को बुलाने के लिए। तुम क्या करना चाहते हो? उनसे पैसे निकलवाने के लिए। आप सबका इंतजार करवा दिया, माफी चाहता हूँ। वुहू ग्रैंड रेस्तरां आज खुल रहा है। आप सबके आने का शुक्रिया। और एक और बात है, वो है जिंग यी ली से जुड़ी। जिंगीली, तुम तो हमें बेवकूफ बना रहे हो। यह जिंगीली युद्ध से पहले का एक समारोह है जिसमें सिर्फ शाही परिवार या बड़े दरबारी ही शामिल होते हैं। हमारा इससे क्या लेना देना? हाँ, सही कहा। किन साहब, कहीं आप हमें सैन्य चुनाव में भाग लेकर मोर्चे पर जाकर खून बहाने के लिए तो नहीं कह रहे? यह इज्जत किन साहब आप ही खुद रख लीजिए। हाँ, खुद रख लो।
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यह किन फेंग ताकतवरों से जुड़कर राजधानी के युवाओं की बलि चढ़ाना चाहता है और अपना फायदा करने के लिए गंदे हथकंडे अपना रहा है। यह हम राजधानी के युवाओं से दुश्मनी मोल लेने जैसा है। आ राजधानी, हमें एकजुट होकर किन फेंग का विरोध करना चाहिए। किन फेंग, तुम अब राजधानी के युवाओं के लिए एक कलंक हो। तुम तो एक छोटे इंसान हो। बहुत अच्छा कहा, शुक्रिया। अच्छा है कि तुम्हें अपनी औकात का पता है। जैसा कि कहा जाता है, राजा नाव है और जनता पानी पानी नाव को तैरा सकता है और डुबो भी सकता है। मेरा आम लोगों के साथ एक रिश्ता बन पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कितनी बेशर्मी है। या फिर शायद आप सभी को लगता है कि आम लोग कोई गाली है। आप लोग कहते हैं कि मैं एक छोटा आदमी हूँ, तो मैं मान भी लेता हूँ। आप सभी अधिकारियों के बेटे इतने ऊंचे दर्जे पर बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम जैसे आम कीड़े मकोड़ों के साथ नहीं रह सकते। मैं और क्या कह सकता हूँ। यह कौन मानेगा? अगर कह दिया कि आम लोगों को नीचा समझते हैं तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। किन जी, आपने बहुत अच्छा कहा। मैं भी आपकी तरह बस राजधानी का एक आम नागरिक हूँ। धत्तेरे की मुश्किल से भड़काई आग उसने ऐसे बुझा दी। किन फेंग, वह पवित्र वस्त्र समारोह। आखिर करना क्या चाहते हो? अभी देश संकट में है, कई जगह आपदाएं और मुसीबतें आ रही हैं, राजकोष खाली हो रहा है। ये सारी मुश्किलें शायद आप सभी अच्छे से जानते होंगे। यह किन फेंग आखिर करना क्या चाहता है? मुझे क्यों एक अजीब सी आशंका हो रही है। इसका हमसे क्या लेना देना? तुम एक गुंडे और आवारा के बेटे हो। तुम्हें राजकाज की चिंता सताने लगी। राष्ट्रीय मामलों में हर आदमी की जिम्मेदारी है। क्या तुम्हारा ली परिवार एक महत्वपूर्ण अधिकारी होकर क्या हमारे महान लियांग को समृद्ध नहीं बनाना चाहता? यह तो बदनामी है। मेरे पिताजी तो पूरी तरह वफादार हैं। अगर ऐसा है तो अब ली साहब की वफादारी दिखाने का समय है। दोस्तों, यह पवित्र वस्त्र समारोह पहला संकल्प लेने के लिए है, दूसरा देश के लिए युवा सेनापति चुनने के लिए। हालांकि हमसे इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं भी देश के लिए कुछ योगदान देना चाहता हूँ। यह क्या मामला है? मैं किन फेंग आप सभी से दान देने की अपील करता हूँ। इससे मिले धन से राजकोष भर जाएगा और जो भी दान देगा उसका नाम रजिस्टर में दर्ज होगा। समारोह के दिन महाराज को दिखाया जाएगा। महाराज जरूर याद रखेंगे आप सबका योगदान। तू तो बस दूसरा तरीका अपना रहा है पैसे ऐंठने का। आप लोग महाराज के प्रति वफादारी दिखाते हैं, लेकिन अब मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं पैसे बटोर रहा हूँ। लगता है आपकी वफादारी भी झूठी है। मेरे खानदान ली की वफादारी तू किस मुंह से पांव तले रौंद रहा है? हालांकि महाराज के नाम का इस्तेमाल करके काम करने वाला क्या सिर कटवाने से नहीं डरता? हाँ, सही कहा। यह तो राजद्रोह है। और फिर महाराज के लिए चंदा जमा करना? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। शायद ये सारा पैसा आखिर में जाएगा किन फेंग की जेब में ही। आखिरकार बर्बाद ही हो जाएगा। बिल्कुल सही। किन फेंग, जब तक मैं हूँ तू एक पैसा भी नहीं पाएगा। यह राजधानी है और मैं किन ऐसी बात कह रहा हूँ। तुम्हें समझ आना चाहिए कि यह किसकी इच्छा है। ये तो हमारे नाम है। यह किन फेंग आखिर कर क्या रहा है? तुमने यह सब कब तैयार किया? गुप्त रूप से। चूंकि श्रीमान ली की जेब खाली है और दान नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तुम चूंकि मैंने चंदा जमा करने का बीड़ा उठाया है तो मुझे अगुवाई करनी ही चाहिए। मैं अपनी निजी हैसियत से 50,000 तोला चांदी दान करता हूँ हमारे महान लियांग साम्राज्य की शाश्वत समृद्धि के लिए। कितनी उदारता है। अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। किन साहब, आपकी प्रतिष्ठा अद्भुत है। श्रीमान लू, आपके पिताजी अनुष्ठान मंत्रालय के अधिकारी हैं। पता नहीं इस बार आप कितना दान करेंगे? न दें तो भी कोई बात नहीं। लेकिन यह सूची महाराज को दिखाई जाएगी। अगर महाराज ने देख लिया कि आपका नाम काट दिया गया है तो शायद आपसे नाराज हो जाएं। किन साहब, मैंने
मैंने यह नहीं कहा कि मैं दान नहीं करूंगा। लियांग साम्राज्य के लिए मैं दान करना चाहता हूँ 20,000 तोला। असली लू साहब आप ही हैं, सच में दूरदर्शी और नेकदिल हैं आप। मुझे यकीन है महाराज को पता चलेगा कि लू परिवार लियांग से इतना प्यार करता है तो बहुत खुश होंगे। किन साहब, आपने बहुत तारीफ कर दी। मैं 10,000 तोला दान करता हूँ। मैं भी दान करूंगा। मैं 10,000 तोला दान करता हूँ। मैं भी दान करता हूँ। बढ़िया दीदी, जल्दी से रजिस्टर में दर्ज कर लो। ठीक है। मुझ पर छोड़ दो। किन फेंग, तूने जानबूझकर ऐसा किया है ना? मैं 60,000 दान करता हूँ। यह दान, क्या यह सब स्वेच्छा से नहीं है? मैंने तो किसी पर जबरदस्ती नहीं की। यह ली साहब दान नहीं करना चाहते तो मुझ पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? तुम कार्य मंत्रालय के उपमंत्री का पुत्र 60,000 तोले दान करता है। वाह, कार्य मंत्रालय के उपमंत्री का पुत्र ही तो है। मैं दालियान के रक्षा उद्योग की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके पिताजी को आप जैसा अच्छा बेटा मिला, भविष्य में उनका करियर आसान हो जाएगा। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनका नाम पूरी सूची में अकेला ही है जिसे काट दिया गया है। ली परिवार कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें दालियांग के उत्थान पतन से कोई मतलब नहीं? दीदी, मुझे बस चिंता है कि महाराज इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। तुम एक निशान लगा दो। ठीक है। वित्त मंत्रालय के मंत्री का पुत्र एक पैसा भी नहीं देता। किन फेंग, तुम मुझ पर इतना सख्त क्यों पड़ रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पिता दरबार में परेशान किए जाएंगे? तुम कहते हो कि दान नहीं दोगे और दरबार में मेरे पिता को दबाओगे। तुम मेरे पिता को परेशान करोगे? ली रुई, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? अपने पिता के मंत्री होने का फायदा उठाकर मनमानी करने की हिम्मत कर रहे हो? बहुत ज्यादा हो गया। किरण साहब तो महाराज के लिए काम कर रहे हैं। क्या तुम्हें सिर कटने का डर नहीं? हाँ बिल्कुल। किन फेंग ने गलत सुन लिया। मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? मेरा मतलब है, मैं एक रकम दान करने को तैयार हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन ली भाई, यह काटने का निशान तो लग चुका है। अगर इसे फिर से बदला गया तो यह मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। बस एक नया बना दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भी पता है, यह नाम तो लिखा जा चुका है। इसे बदलने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। कीमत बताओ। वाह, ली भाई ही तो हैं। सच में बहुत दिलदार निकले। मैं भी ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस 55,000 तोले की मेहनताना रकम काफी होगी। ठीक है, बस 55,000 तोले। क्या बात है भाई, तेरे सामने तो मैं तो एकदम कंगाल हूँ। लिख दो, वित्त मंत्री के बेटे ली रुई दान करते हैं 1,00,000 तोले। ठीक है। क्या? मैंने कब कहा 1,00,000 तोले दान करूंगा? तुमने अभी यही तो कहा था ना, मुझे 55,000 तोले चुकाओ मेरी मेहनताना। दान 1,00,000? यह अब मान क्यों नहीं रहे? चलो, अगर ली साहब दान नहीं करना चाहते तो छोड़ो। करूंगा। मैंने ही कहा था, ली साहब दिल के बड़े हैं, देश और जनता के लिए। यह कुछ भी नहीं है। दीदी, ली साहब का नाम लिख दो। अक्षर बड़े बड़े लिखना ताकि महाराज को एक नजर में दिख जाए। ठीक है। हालांकि राजकोष खाली है, लेकिन आप सबकी खर्च करने की क्षमता और तनख्वाह तो काफी अच्छी है। क्या मजा आया। धन्यवाद देने के लिए ली साहब की इस उदारता का। आज हमारे रेस्टोरेंट में सभी व्यंजन 20% छूट पर हैं। आप सभी मजे से खाएं पिएं। किन फेंग, रुको, देखता हूं तब भी हंस पाते हो या नहीं। महाराज को प्रणाम। महाराज की जय हो। महाराज अमर रहें। उठो, काम पूरा हो गया। महाराज, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। यह हाल ही का राजस्व लेखा जोखा है, कृपया महाराज निरीक्षण करें। क्या इतना ज्यादा?
जिस दिन मैंने महाराज को हिस्सेदार बनाया था तभी वादा किया था कि आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। महज 1 महीने में ही 12 लाख जुटा लिए। इतने से तो एक दमदार सीमा सेना तैयार की जा सकती है। सिर्फ शराबघर के राजस्व से यह काफी नहीं होता। इसके लिए धन्यवाद देना होगा राजधानी के उन अमीर घरानों के उदार बेटों को। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं बात कि तुमने यह चांदी कैसे हासिल की। महाराज की रणनीति अद्वितीय है और नजर तेज। कुछ भी महाराज से छिपा नहीं रह सकता। लेकिन कोई भी तरीका हो, बस काम करने लायक हो तो वह अच्छा तरीका ही है। एक छोटा सा धन संग्रह समारोह, वस्त्र समर्पण समारोह का खर्च और राजधानी के लड़कों की जेब से इतना बड़ा धन निकल आया। अच्छा काम किया। बहुत से व्यवसाय सरकार सीधे हाथ नहीं डाल सकती। एक लोगों में अफरा तफरी मच सकती है। तुम्हारे हाथ में सौंपना काफी आसान हो गया है। कॉफी इसको बार बार। महाराज, फिलहाल दालियांग साम्राज्य का खजाना खाली है। मेरे पास एक छोटा सा विचार है, क्या महाराज सुनना चाहेंगे? बताओ, देखते हैं लड़के। महाराज, आप राज्य जनपत्र जारी कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसा जो आम लोगों से कर्ज लेने जैसा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यह हमारे दालियांग साम्राज्य की साख पर बड़े बड़े व्यापारियों से कर्ज लेना है। कई सालों में किश्तों में मूलधन और ब्याज चुकाया जाएगा और यह ब्याज दर साहूकारों से थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन आम कर्ज से कम होगी। मतलब यह कि देश भर के व्यापारी युद्ध के लिए पैसा देंगे और युद्ध खत्म होने के बाद राजकोष से धीरे धीरे उसे चुकाया जाएगा। इस तरह 1 साल का वित्तीय दबाव कई सालों में बंट जाएगा और हमारे दालियांग साम्राज्य की साख वैसी नहीं है जैसी उन साहूकारों की। उनसे तुलना ही नहीं हो सकती। जो व्यापारी सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं वे जरूर दिलचस्पी लेंगे। किनफेंग, ओ किनफेंग, तेरा यह दिमाग आखिर किस चीज का बना है? हमेशा ऐसे अनोखे विचार लेकर आता है। के लेकर? महाराज की चिंता दूर करना मेरा सौभाग्य है। एक और बात, राज्य जनपत्र जारी होने के बाद क्या मुझे प्राथमिक खरीद का अधिकार मिल सकता है? तेरी ये चालाकियां सिर्फ मेरा पैसा कमाने के लिए हैं। यह बात मैं मंजूर करता हूं। महाराज का शुक्रिया। अब तुमने जो यह पैसा लाकर दिया है, तेरे पिता जल्द ही सीमा पर रवाना हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है उत्तरी दी जनजाति से निपटने का। मेरे पिता? आप धीरे धीरे जाइए। वेटर, तुम्हारी यहाँ की अच्छी शराब और खाना सब लेकर आओ। जल्दी करो, जल्दी। जी बिल्कुल। क्या यह वही नहीं है जिसे कुछ दिन पहले 40 डंडे मारे गए थे? क्या चेंग साहब के नितंब ठीक हो गए? फिर से डंडे खाने के लिए तैयार हैं? तुम? हम यहाँ खाने आए हैं, जगह ढूंढ कर बैठो। ये दोनों अचानक खाने आए हैं, जरूर कुछ शरारत सोच रहे होंगे। तुम सावधान रहना। जो आएगा उसका मुकाबला करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ ये क्या नया तमाशा करते हैं। किनफेंग, यह लूट खसोट वाली अंधेरी दुकान है। मेरे पति ने तुम्हारे यहाँ खाना खाया था और वापस जाते ही बीमार पड़ गए। आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। रोना बंद करो। आखिर हुआ क्या है? मेरे पति ने यहाँ खाना खाया और जहर खाकर मर गए। वह घर का एकमात्र सहारा थे। महोदय, साहब लोग, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं आ ही गया ना। यह जान का मामला है, गंभीरता से लो। क्या यह किनफेंग इतना नीच काम कर सकता है? मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। तुम कहती हो कि वह जहर से मरा, कोई सबूत है? शहर के वैद्य का निदान ही सबूत है, कोई और नहीं बल्कि किंग काओटांग के मिस्टर लू हैं। मिस्टर लू राजधानी के प्रसिद्ध वैद्य हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती। यह व्यक्ति जरूर इस रेस्तरां के खाने से मरा है। चूंकि यह मिस्टर लू का निदान है,
तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रेस्तरां ने आखिर कौन सा घटिया सामान इस्तेमाल किया जिससे किसी की जान चली गई? किनफेंग, तुम क्या जवाब दोगे? यह झूठा आरोप है। जरूर झूठा आरोप है। तुम अब भी हंस रहे हो। किनफेंग, तुम युद्ध मंत्रालय के मंत्री के बेटे हो। जान को इतनी हल्के में कैसे ले सकते हो? बस उसकी एक तरफा बात सुनकर तुम मुझे दोषी ठहराना चाहते हो। सचमुच घर बैठे बैठे आसमान से मुसीबत टूट पड़ी। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा भाई किसी की जान लेने वाला इंसान नहीं है। अगर इस व्यक्ति की मौत हमारे रेस्तरां से जुड़ी है तो हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अगर नहीं तो तुम मेरे भाई को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मिस्टर लू को बुलाओ। मिस्टर लू, क्या यह व्यक्ति खाने में जहर की वजह से बीमार पड़ा था? क्या चेंग साहब मेरी चिकित्सा कला पर शक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यह एक हत्या का मामला है। थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब जब सबूत सामने है, यह आदमी किनफेंग ने ही मारा है। दीदी, चूंकि ये लोग पिताजी के युद्ध पर जाने का फायदा उठा रहे हैं, तो तुम महल में जाओ और सम्राट से मेरा न्याय करने को कहो। ठीक है। तुम बेशर्म हो। जैसा कि कहा जाता है, हत्या का बदला हत्या, कर्ज का बदला पैसा, राज जार कर्ज। किनफेंग, क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट का साथ मिलने से तुम किसी की जान लेना चाहते हो? यह मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर है भी तो मुझे सजा देने का हक तुम्हें नहीं है। स्वामी, तुम कैसे चले गए? मुझे अकेला छोड़कर मैं कैसे जीऊंगी? किनफेंग, तुम इतने घमंडी मत बनो। सच्चाई साफ है, सबके सामने है। इससे मुकर नहीं सकते। सुनता हूँ यहाँ हत्या हुई है। आखिर हुआ क्या है? अभी मामला हुआ और दालिसी के लोग आ गए। कहो कि यह साजिश नहीं है, कुत्ता भी यकीन नहीं करेगा। महोदय, मेरे पति ने यहाँ खाना खाया और मर गए, और ये लोग मानने को तैयार नहीं। महोदय, न्याय कीजिए। महोदय, मैं गवाही देने को तैयार हूँ। यह शख्स वाकई खाने से जहरीला होकर मरा है। क्या देख रहे हो? जल्दी से अपराधी को गिरफ्तार करो। जी नहीं। क्या यही है दालिसी? बिना किसी सबूत के मुझे दोषी ठहराना चाहते हो? किनफेंग, इस बार मेरे ख्याल से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राजधानी में हत्या हुई है महोदय, कई को पूछताछ का अधिकार है, लेकिन सीधे मुझे सजा देने से क्या महाराज के गुस्से का डर नहीं? मैं राजधानी का अधिकारी हूँ। हत्या हुई है तो पूछताछ जरूरी है। यह तो साफ है फ्रेम अप है। हमारे रेस्तरां की सामग्री सुबह के बाजार से खरीदी गई ताज़ा चीजें हैं। मैं खराब चीज कैसे दे सकता हूँ? अपनी ही इज्जत नहीं बेचूंगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं और न ही अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो। फिर और क्या बहाने बनाओगे? मेरे ख्याल से ये वक्त खींच रहा है। महोदय, कई जल्दी से इसे जेल में डाल दो और सजा दो। मृतक को न्याय दो। मैं अपनी बेगुनाही क्यों नहीं साबित कर सकता? छोड़ो मुझे। श्रीमान लू की दवाई की कला पूरी राजधानी में मशहूर है। श्रीमान ली ने कहा यह शख्स गलत चीज खाकर बीमार हुआ तो शायद गलती नहीं होगी। जब मान ही चुके हो तो और बहाने क्यों बना रहे हो? बस एक बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने बड़े रेस्तरां में इतने सारे मेहमान थे तो सिर्फ वही एक मरा। मेरा उससे कोई बैर नहीं था। मैं उसे जहर क्यों देता? कौन जानता है, शायद संयोग से उसने ही वह खराब खाना खा लिया। अगर जहर नहीं तो सड़ा हुआ मांस खाने से भी सिर्फ पेट खराब होता है। जान लेने वाला खाना मुझे सिर्फ 2 तरह का पता है। पहला, जहरीले मशरूम। आज रेस्तरां के खाने में मशरूम थे। तुम्हारे रेस्तरां ने सस्ता खरीदने की लालच में शायद अवैध तरीके से लाए गए जहरीले मशरूम खरीद लिए। ऐसी बात है। बहुत अच्छा, आखिरकार सबूत मिल गया। किनफेंग, अब तो कहने को कुछ बचा नहीं है ना? सबसे जहरीला मशरूम भी खाने के बाद जहर फैलने में कम से कम आधा दिन लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि खाते ही मर गया? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो श्री लू से पूछकर देख लो। यह बात सच है। जहरीला मशरूम खाने वाला हेलुसिनेशन में आ जाता है और कई दिन तक तड़पता है। ये कैसे हो सकता है? अगर जहरीला मशरूम खाया होता या फिर कॉमन फूड पॉइजनिंग होती तो मैं खुद को पता लगा लेने में सक्षम मानता हूँ, लेकिन इस आदमी ने जो जहर खाया है वह आखिर क्या था मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ। जहरीले मशरूम के अलावा एक और चीज है जो इंसान की जान ले सकती है, पफर फिश। इस मछली के लिवर में जहर होता है और वक्त के अंदर ही इंसान को मार सकता है।
महोदय कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। यह बस बकवास कर रहा है। हाँ, जल्दी से इसे पकड़ लो। इसकी बकवास अब और मत सुनो। हाँ, जल्दी से इसका निपटारा कर देना चाहिए। निपटारा? लेकिन मेरा निपटारा करने में तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पहले मेरी बात पूरी सुन लो, फिर दोषी ठहराना। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह काम तुमने ही किया है? तुम बकवास मत करो। किन जी, क्या सच में इतना जहरीला जहर होता है? दालियांग साम्राज्य में कुछ जगहों पर पफर फिश पाई जाती है, लेकिन राजधानी से सैकड़ों मील दूर हैं। यहाँ तक लाना मुश्किल है। यही तो तुमने अपने लिए। फिर भी तुम पहले से ही इंतजाम कर सकते थे। मेरे ख्याल से तुमने पहले से ही साजिश की। जबरन राजधानी लाने पर सरकारी अधिकारी पकड़ लेते, शायद तुम पर लग जाता हत्या का इल्जाम। मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। इतनी मेहनत क्यों करता इसे मारने के लिए? सही कहा, कोई बड़ी दुश्मनी भी तो नहीं थी। वह तो रक्षा मंत्री का बेटा है, उसे एक आम आदमी को मारने की क्या जरूरत थी? और फिर इतनी दुर्लभ मछली की कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। मेरे ख्याल से उसकी जान इस जहर से सस्ती पड़ी होगी। चाची जी, क्या आपके पति का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? मेरे पति हमेशा सबके साथ अच्छे रहे हैं। उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। उस नीच ने एक बेकसूर को मारकर बस मुझ पर इल्जाम लगाने और मेरी बदनामी करने के लिए किया है। किन कुमार रक्षा मंत्री के बेटे हैं। ये राजधानी में बहुत अहम शख्सियत है। कौन इतना बड़ा दुस्साहसी है जो उन पर इल्जाम लगा रहा है? शायद बादशाह ने किन कुमार को ज्यादा इज्जत दे दी तो किसी को जलन हो गई। ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। इसका कोई सबूत नहीं है जो तुम्हारी बेगुनाही साबित करे। तुम अपने अपराध से बच नहीं पाओगे। आपकी बात भी सही है। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे इस होटल में ये जहर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस ये पता करना है कि आखिर इस शख्स के बर्तनों को और प्याले को किसने छुआ था। होटल में इतने लोग आते जाते हैं, अब कैसे पता चलेगा? किन कुमार, मुझे तो लगता है तुम बस अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। कहाँ हो? दरवाजा बंद कर दो। तुम क्या कर रहे हो? ये एक इंसान की जान का सवाल है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। होटल के सारे कर्मचारियों को बड़े हॉल में ले आओ। पहले मुर्दे का चेहरा देखो, अच्छे से याद करो कि आखिर किसने इसके बर्तन छुए थे। हुजूर, इस शख्स ने मुझसे 2 बार प्याला मांगा था और ये शख्स उस वक्त मुर्दे के बगल में ही बैठा था। ये सब झूठ है। तुम लोग बस मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। पफर मछली का जहर बहुत खतरनाक होता है। अगर गलती से खा लिया जाए तो जान चली जाती है। सुरक्षा के लिहाज से तुमने जरूर कुछ ऐसी चीज ली होगी जिस पर पफर मछली का जहर लगा था और उससे प्याले को छुआ होगा। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि चिंग कुमार ने किया है। मैंने सोच विचार किया और लगता है सबके सामने इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका शायद रुमाल ही होगा। शायद यही है। ये तो बस एक आम रुमाल है। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? आम रुमाल है या नहीं, चेक करके देख लेते हैं। एक कटोरी पानी ले आओ। जी हुजूर। एक घूंट पी लो। मजाक कर रहा हूँ। लू साहब, आपकी चांदी की सुई जरा दीजिए। क्या आप सुई से जहर चेक करेंगे? तो असल में चिंग कुमार ही थे। इतनी बड़ी दुश्मनी क्या थी कि इस कदर जहर देकर किन कुमार को फंसाया? तुम्हें पता नहीं है क्या? उसने पिछली बार उसने किन गुरुजी को वेश्यालय का पैसा नहीं दिया था। किन गुरुजी पैसे मांगने घर गए थे, तभी से वह बदला लेने की सोच रहा था। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? ली गुरुजी, आपको मुझे बचाना ही होगा। मैं तो अरे तू छेंगफा, तू इतना दुष्ट निकला। मैं महोदय, कृपया निष्पक्ष निर्णय लें। अरे कोई है? छिंगफा को जेल में डाल दो। जी महोदय। मैं रुको,
छेंग गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें बात पूरी क्यों नहीं करने दे रहे। छेंगफा, तू अच्छी तरह सोच ले, तेरे पीछे कौन है वह नाम बता दे, तभी तुझे कुछ सजा से छूट मिल सकती है। आखिरकार छेंग परिवार में तू ही इकलौता बेटा है। छेंगफा को बोलने दो। साफ वही है, उसी ने मुझसे करवाया। काम पूरा होने के बाद मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। किन फेंग, तूने तो मेरी जान ही ले ली। क्या बात है? चोर चिल्लाए चोर। छेंगफा, अभी सारे सबूत तुझे ही दोषी ठहराते हैं। अगर तू सच नहीं बताएगा तो शायद तेरा पूरा छेंग परिवार इसकी सजा भुगतेगा। लेकिन अगर सच बोल देगा तो मैं किन फेंग तुझे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी ले जाओ इसे। नहीं, इसे हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? महाराज की जय। महाराज हजारों साल जिए। सब उठो, उठ जाओ। महाराज का शुक्रिया। महाराज, कृपया इस गरीब का न्याय करें। सारे सबूत सामने पड़े हैं, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मुझ पर आरोप लगा दिया। क्या यह सच है? महाराज, छेंग गुरुजी ने किन गुरुजी पर आरोप लगाया, मैंने भी नियम के मुताबिक काम किया। बस उसकी एक बात पर मुझे दोषी ठहरा दिया। कह रहा है मैंने उसे पैसे से खरीदा। तो सौदे का पैसा कहाँ है? न सबूत है न गवाह, साफ झूठा आरोप है। छेंगफा, क्या यह सच है? अगर एक शब्द भी झूठ बोला तो पूरे परिवार का सफाया। महाराज, वो है ली रुई ने ही मुझसे ऐसा करवाया। महाराज कृपया न्याय करें। छेंगफा मुसीबत में फंसकर बकवास कर रहा है, बिना सोचे किसी को भी नाम ले रहा है। यह सब उसी ने अकेले किया है, बस काटने के लिए किसी को ढूंढ रहा है। आखिरकार तुम कुत्तों की लड़ाई देखने को मिली। मुझे बार बार मारने की कोशिश करने की हिम्मत। पुराना और नया हिसाब अब एक साथ चुकता करते हैं। मेरे पास सबूत है। यह फुगू जहर ली रुई ने पूर्वी समुद्र से मंगवाया था। महाराज, आप जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। खासतौर पर वो परिवार के सुरक्षा दल से भेजा गया था। जांच करो। जी। ली गोंगजी, क्यों न अभी कबूल कर लो। अगर पकड़े गए तो सजा और बढ़ जाएगी। इतनी जल्दी खुश मत हो। हमारा किन परिवार हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता आया है, ईमानदार और सीधा सादा रहा है। मेरे पिता तो अभी भी मोर्चे पर दालियांग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तुम लोग पीठ पीछे मेरे भाई की हत्या की साजिश रच रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता सेनापतियों के बेटों का दिल नहीं दुखेगा? यह मामला हम किन परिवार को जरूर जवाब देंगे। जिस किसी ने भी इसमें हाथ डाला है उसे कड़ी सजा मिलेगी। महाराज का शुक्रिया। शुक्रिया महाराज। महाराज, सारे सबूत मिल गए हैं। यह वाकई ली रुई ने किया है और मंत्री ली ने खुद जारी किए गए दस्तावेज भी हैं। महाराज, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। सबूत सामने हैं, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। महाराज, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसमें इतनी बारीकी से लिखा है कि इस फुगू जहर के संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है। तुम हमें बताओ, यह कैसे मुमकिन है? इतनी बारीकी से कैसे पता चल गया? मैंने तो सब नष्ट करवा दिया था। अब कबूल किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ली रुई, तुमने किसी की हत्या की साजिश रची और एक सेनापति के वंशज पर इल्जाम लगाया। तुरंत सिर कलम कर दो। चेंगफा साजिश में शामिल था, उसे मौत की सजा की कोठरी में डालो, कभी रिहा न करो। दालिसी के प्रमुख किशेंग ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, उनकी पदवी छीन लो और घर जब्त कर लो। महाराज कृपा करें, इस नौकर ने फिर कभी ऐसा नहीं किया। फिर कभी नहीं महाराज। महाराज, एक पल रुकिए। महाराज, मेरा बेटा शादी है। कृपया महाराज, इस बूढ़े आदमी की आपकी सेवा में अपना सब कुछ लगा देने की वजह से मेरे बेटे को इस बार माफ कर दें। अरे बूढ़े धूर्त, ली रुई ने जहर देकर किसी की जान ली और तुम महाराज से उसे माफ करने को कह रहे हो। शर्म नहीं आती? अभी कुछ देर पहले तक एक जीवित इंसान था, उसकी स्वार्थी इच्छाओं की वजह से अब वह बस एक ठंडा शव बनकर रह गया है। बस एक आम आदमी था,
मर गया तो मर गया। तुम भी इंसान हो, तुम भी मरो। तुम पागल हो गए हो। दिन रात मैं तुम्हें बताता हूँ, चाहे आम आदमी हो या अमीर, सबकी जान एक जैसी है, कोई किसी से बेहतर नहीं है। तुम जानों को इस तरह रौंद रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि इसका बदला मिलेगा? अरे कोई है? ली रुई को बाहर खींच ले जाओ और सजा दो। मैं नहीं मरना चाहता। पिताजी बचाओ मुझे, पिताजी। जब महाराज ने दया नहीं दिखाई तो मुझे माफ करना, इस सेवक को भी नरमी नहीं बरतनी पड़ेगी। दुस्साहस, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? जब दालियांग में कोई योग्य शासक नहीं है तो क्यों न मैं ही गद्दी संभाल लूं। अपमान, अभी हथियार डाल दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारी लाश भी नहीं बचेगी। जब मैंने यह कदम उठाया है तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज तुम लोग मरने वाले हो। क्या बस इन्हीं कुछ लोगों को लेकर हमें मारने आया है? शायद तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी औकात क्या है। किन फेंग, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं जल्द ही इस साम्राज्य का शासक बन जाऊंगा और तुम सिर्फ मेरे सामने घुटने टेकने के लायक हो, मेरे पैर चाटने के लिए। बहुत अच्छा, मैंने तुम्हारी महत्वाकांक्षा को कम आंका था। तुम्हें बस इतना पता है कि किन परिवार को ताकत दो और उत्तरी डी लोगों से लड़ो। तुम एक अयोग्य शासक हो, बेहतर है मैं ही हार क्या रखे, सम्राट बन जाऊं, तभी देश के लोग अच्छे दिन देख पाएंगे। सिंहासन हड़पने की बात को तुमने इतना नया अंदाज दिया है। क्या सिर्फ उत्तरी डी लोगों को ही हम पर हमला करने देना चाहिए और हम जवाब न दें? इतना कायर और अक्षम होकर अगर ये लोग तुम्हारे हाथ में पड़े तो बर्बाद हो जाएंगे। हम दूसरों को सताना नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन को भी नहीं छोड़ेंगे कि वो हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा करे। यही हमारी सीमा है। बहुत अच्छा कहा, यही है असली दालियांग का सपूत। बस एक बार झुक जाते तो लोगों को शांति मिल जाती। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ही सबसे अच्छा रास्ता है और तुम मानने को तैयार नहीं हो। आर, तुम एक अयोग्य शासक हो। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पर आकर लूटपाट और हत्या कर रहा है और तुम अब भी शांति की बात कर रहे हो। अगर साम्राज्य तुम्हारे हाथ में आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग अभी काटने की चौकी पर पड़े मांस हो, मेरी मर्जी के मुताबिक कटोगे। तुम इतना घमंड न करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। यह अभी तय नहीं है, लेकिन मुझे तो बस यह जानने की दिलचस्पी है कि तुमने कैसे अनुमान लगाया कि आज सम्राट महल से बाहर आएंगे। तुम जी प्रिंस के महल में, उनसे मिलने के बाद धड़ल्ले से लूटपाट करने लगे। तुम निश्चित रूप से उनके इशारे पर धन जमा करने वाले एक अच्छे सहायक हो। वो तुम्हारी मौत कैसे देख सकते हैं? इसलिए तुमने आज का यह जाल बिछाया। या तो मैं मरूंगा या फिर सम्राट मरेंगे। महोदय ली, मैंने आपको पहचाना नहीं, यह मेरी भूल थी। कृपया मेरी इस गलती को माफ कर दें। हमारे चेंग परिवार ने आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, कृपया मुझे बचा लीजिए। दूर हो जाओ। जब तुमने अभी मेरा नाम बताया था तो तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं था। दफा हो। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरे साथ सम्मान से पेश आओ, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत यमराज के पास भेज दूंगा। यह भी तय नहीं है। अच्छा, तो पहले मैं सम्राट को मारूंगा और दूसरा तुम होगे। सिंहासन पाना चाहते हो? शायद। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है, तो अब मैं तुम्हें साफ दिखाता हूं। पहले किन फेंग को मारो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। जिसने भी मेरे भाई को हाथ लगाया या महाराज के एक बाल को भी छुआ, मैं तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने दूंगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अच्छे से हुक्म मान लो, वरना तुम लोग बहुत बुरी मौत मरोगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि समझ लो हालात और विनम्रता से ली शाओ को सिर झुकाकर सलाम करो। शायद वह तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श दे। वह मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। हट जाओ यहाँ से। तू मौत को दावत दे रहा है। इससे और बातें क्यों कर रहे हो? मार डालो इसे। दूसरा तू होगा। लीशु, ओ लीशु, इन सालों में मैंने स्वयं से पूछा, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, फिर तुमने ऐसा देशद्रोही काम क्यों किया? क्या तुम्हें 9 पीढ़ियों तक सजा का डर नहीं है?
तो देखते हैं क्या तुम में वह काबिलियत है कि यहाँ से बाहर निकल सको। बिल्कुल सही क्या, तुम में क्षमता है इस कमरे से बाहर निकलने की। एक पागल कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है? खबरदार, नहीं तो यह युवराज तेरे दांत उखाड़ देगा। जो इन्हें मारेगा मैं उसे इनाम दूंगा, 10,000 सोने के सिक्के और पदोन्नति। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। केवल तुम दोनों के भरोसे। दीदी तुम आ गई आखिरकार। महाराज, महाराज की रक्षा में देरी हुई, क्षमा चाहता हूँ। कृपया महाराज क्षमा करें। ऐसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। तुम लोग गड़बड़ मत करना, तुम लोग गड़बड़ मत करना। मेरे पिताजी ने कई 100 लोग लाए हैं। आते समय सब निपटा दिए गए। यह असंभव है। तो क्या हुआ? मेरी चौथी बहन के हाथ लगते ही सैकड़ों ही क्यों हजारों लोग भी उनके लिए बच्चों का खेल हैं, है ना चौथी दीदी? ये कैसा वक्त है अभी? क्या तुम सच में सोचते हो कि महाराज महल से निकले तो केवल 2 अंगरक्षक लाए? बेवकूफों का झुंड, बेवकूफों का झुंड। तुम्हारा मतलब क्या है? चूंकि तुमने ईमानदारी से पूछा है तो मैं दयालु होकर तुम्हें बता देता हूँ। जिस पल से तुमने विद्रोह की सोची, हमारे बुद्धिमान और वीर महाराज सब कुछ जानते थे। बेशक इसमें मेरी थोड़ी सी चतुराई और बुद्धिमत्ता भी है। तुम लोगों से निपटना तो बिल्कुल आसान है। अगर चाहते हो कि कोई न जाने तो वह काम करो ही मत, मेरा साम्राज्य। क्या तुम जैसे तुच्छ लोग इसकी लालसा कर सकते हो? पिताजी, जल्दी कोई उपाय सोचिए। तुम हमें छोड़ दो, वरना जब उत्तरी दी आक्रमण करेंगे तुम भी मर जाओगे। अगर मैं जीवित रहा तो मैं उनसे शांति वार्ता कर सकता हूँ। तो श्रीमान ली और उत्तरी दी गठजोड़ में हैं, है ना? इसे सहयोग और पारस्परिक लाभ कहते हैं। ठीक। अगर तुम्हारे पूर्वजों को पता चलता तो शायद वे गुस्से से अपनी कब्र की तख्ती तक पलटकर तुम्हें कोसने आ जाते। महाराज को सूचना यानमेन दर्रे का मोर्चा हार गया है। हमारी पूरी सेना नष्ट हो गई है। उत्तरी दी की सेना राजधानी के द्वार तक पहुंच गई है। क्या? लगता है क्यू दरबार जी कामयाब हो गए हैं। समझदारी दिखाओ और तुरंत आत्मसमर्पण करो। सत्ता हथियाने और सिंहासन पर कब्जा करने, देशद्रोह करने की हिम्मत। तुम्हें डर नहीं लगता कि पूरी दुनिया तुम्हें कोसेंगी? तो क्या हुआ? जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। इतिहास शुरू से ही हमेशा विजेताओं वाला लिखा जा रहा है। विजेताओं वाला लिखा जा रहा है। बस तुम सब लोग मर जाओ तो मैं इस धरती का मालिक बन जाऊंगा। मौत को दावत दे रहे हो। लालच बुरी बला है, तुम्हें जल्द ही सजा मिलेगी। तेरे उस मरे हुए बाप तो पहले ही उत्तरी डाकुओं की तलवार का शिकार बन चुका है। तुम लोग मेरे सामने इतना घमंड दिखा भी रहे हो तो क्या फायदा? चौथी दीदी, इसे मार डालो हमारे पिता का बदला लेने के लिए। महाराज, उत्तरी डाकू राजधानी के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। क्या वे अभी यानमेन दर्रे पर नहीं थे? अचानक राजधानी के मुहाने पर कैसे आ गए? अब क्या करें? मैं तो अभी मरना नहीं चाहता। तुम सबको मरना ही है। जब वक्त आएगा और तुम लोग यमलोक पहुंच जाओगे तो मैं खुद तुम्हारे लिए कागज जलाऊंगा। मंत्री ली, आगे से मेरी मदद करना। अब इन्हें मार डालो। प्रधानमंत्री का पद तुम्हारा होगा। हमला करो। तुम जैसे कुछ निकम्मे लोग सिंहासन हड़पने की सोच रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर हम मर गए तो तुम भी नहीं बचोगे। लीजो, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं। अभी अपने हाथ की तलवार नीचे रख दो। हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। क्या तुम हमें 3 साल के बच्चे समझते हो? राजद्रोह 9 कुलों तक का सफाया करने वाला अपराध है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सिंहासन मेरा है। सम्राट की रक्षा करो। क्या तुम सीमा पर मारे नहीं गए थे? तुम यहाँ कैसे हो? हमने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया था, तुमने कदर नहीं की और इस दिमाग से बगावत करने चले। सच में हास्यास्पद है। किनफेंग, इसे बताओ ताकि यह समझकर मरे। जी हुजूर।
जिस पल से मेरे पिता राजधानी से निकले उसी पल से मेरी और महाराज की योजना शुरू हो गई थी और तुम्हारा उत्तरी डाकुओं के साथ पत्र व्यवहार पहले ही महाराज की जानकारी में था। सारी सैन्य सहायता तुम्हारे लिए परिवार ने आधी दी थी ना, क्या सरप्राइज है? नहीं, लेकिन उत्तरी डाकू तो राजधानी के दरवाजे पर पहुंच गए थे। ये क्या मामला है? तुम सब धोखा खा गए। राजधानी के दरवाजे पर मेरे पिता पहुंचे थे और जिन उत्तरी डाकुओं की तुम्हें उम्मीद थी वे अब खुद अपनी फिक्र में लगे हैं। इसका क्या मतलब? स्वाभाविक रूप से मैंने ही उन्हें बुरी तरह हराया है और अब वे हमारे महान लियांग को कर भी देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम फिर से लड़ेंगे। ये असंभव है। उत्तरी डी के घुड़सवार इतने भयंकर हैं, तुम इतने कम समय में उन्हें हरा नहीं सकते। इसमें मेरी युद्ध नीति का हाथ है और मेरे हाथों से बने हथियारों का भी। तुम और उत्तरी डी दोनों ही हार गए, दोनों ही हार गए। ली परिवार के पिता पुत्र ने विद्रोह किया है। कानून के अनुसार पूरे कुल का विनाश होगा आज ही। महाराज, मैंने गलती कर दी। कृपया इस बार मुझे क्षमा कर दें। मैं बस एक पल की मूर्खता थी। ले जाओ इन्हें। महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। उत्तरी डी को पीछे धकेल दिया है। प्रिय मंत्री, उठो। तुमने एक अच्छा बेटा पाला है। इस बार तुम और वह दोनों ने बड़ा योगदान दिया है। महाराज, किनफिंग, बोलो, तुम क्या इनाम चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज, मैं बनना चाहता हूँ शाही व्यापारी। अरे बेवकूफ तू। ठीक है, मैं तुम्हें यह मंजूरी देता हूँ। मंदोर को आज से तुम हो जाओगे मेरे सम्राट द्वारा नियुक्त शाही व्यापारी। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। बस याद रखना, टैक्स जरूर देना। ठीक है। देखो तो छोकरे, ये हमारे पिताजी ने तुम्हारे लिए लाई है धनी परिवारों की कन्याओं की सूची। देखो तुम्हें कौन पसंद है। पिताजी रिश्ता तय कर देंगे। नहीं, छोड़ो। मैं अभी तो शादी नहीं करना चाहता। कितना मजा है। पिछले लगभग 3 महीनों में हमारे रेस्तरां का कारोबार और बेहतर हो गया है। देश भर में मिठाई की दुकानें खुल रही है। शादी के लिए वक्त कहाँ है? अरे बेवकूफ, तू हमारे किन परिवार की वंशावली तोड़ने पर तुला है क्या? पिताजी, उसे मत मारो। गुस्सा शांत करो। पिताजी, मुझे लियांग का सबसे अमीर आदमी बनने दो, फिर शादी करूंगा। ठीक है ना? आप तो अभी युद्ध से लौटे हैं। आराम से रहिए। आखिर पूरा लियांग साम्राज्य आप पर ही निर्भर है। तुझे ये भी पता है एक दिन तेरी वजह से मर जाऊंगा। जल्दी से शादी कर लो और एक पोता दो। किसने सोचा था कि वो शख्स जो सिर्फ मौज मस्ती में लगा रहता था, वो आलसी लड़का आज इतना पैसों का लोभी बन जाएगा। दीदी, क्या तुम्हें लगता है वो अब भी हमारा भाई है? वो हमेशा हमारा भाई रहेगा। हम सब जीवन भर प्यार और साथ रहने वाला एक परिवार हैं। बिल्कुल सही।